सभी मित्रों को नमस्कार। देखते ही देखते हम लोग इस एकाग्र की 18वीं कड़ी में आ चुके हैं। मेरा इशारा मेरा इशारा प्रयाग शुक्ल जी पर चल रहे एकाग्र की ओर है। मित्रों, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम किसी रचनाकार, किसी सर्जक के विविध आयामों को यहाँ पर ला सके, उस पर चर्चा और परिचर्चा कर सके। प्रयाग शुक्ल जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। उनके लेखन, उनकी सर्जना की विभिन्न पक्षों पर चर्चा हुई। कहानियों पर, कविताओं पर, उनके द्वारा लिखी गई जीवनी पर, उनकी कला समीक्षाओं पर, उनके संपादक रूप पर भी। और इन पूर्व के इन 17 वक्तव्यों में बीच बीच में उनके उपन्यासों की ओर भी वक्ताओं ने संकेत दिलाए। आप सभी जानते ही हैं कि प्रयाग शुक्ल जी द्वारा लिखित अब तक 3 उपन्यास हैं। गठरी, आज और कल। पहला उपन्यास गठरी, फिर आज और कल, और तीसरा उपन्यास लौट कर आने वाले दिन। कोई लेखक जब कई विधाओं में लिखता है, तब अक्सर यह होता है कि हम कुछ एक विधाओं पर ज्यादा चर्चा करते हैं। किसी लेखक को उसकी एक दो विधाओं तक सीमित कर दिया जाता है, कई बार जानबूझकर, और कई बार हमारी स्वयं की भी सीमाएं होती हैं। मगर अच्छा तो यही होता है कि अधिक से अधिक पक्षों पर चर्चा हो। उनका उपन्यास गठरी काफी चर्चित उपन्यास रहा। उस समय राजकमल से आया और राजेंद्र यादव ने भी उसे काफी पसंद किया, जो स्वयं एक बड़े कहानीकार और उपन्यासकार हैं। और जब प्रयाग शुक्ल जी आयोवा जा रहे थे, तो वहां अब तक लिखे गए इस आधे उपन्यास को भी ले गए थे। यह उपन्यास गठरी आधा वे भारत में लिख चुके थे और शेष हिस्से उसके उन्होंने आयोवा में पूरे किए। और इसी तरह से आज और कल, और पुनः लौट कर आने वाले दिन। प्रयाग शुक्ल जी इन तीनों ही उपन्यासों में अपने स्व को, अपने परिवेश को कहीं न कहीं रखते हैं। इन तीनों ही उपन्यासों में कार्यालय है। कार्यालयों में कार्यरत लोगों की अपनी सीमाएं हैं, और कहीं न कहीं संबंधों के लिए, अपने परिजनों के लिए जितना कुछ किया जाना चाहिए, उतना कुछ न कर पाने की कसक है। आज हम विस्तार से उनके उपन्यास लौट कर आने वाले दिन पर बातचीत सुनेंगे। गीता दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगी और वे इस उपन्यास पर सविस्तार अपनी बात रखेंगी। एक ऐसा उपन्यास जिसमें एक व्यक्ति के साधु बन जाने की कथा है, और इस पूरी कथा में, इस भटकाव में, या इस स्वनिर्णय में, या इस तरह से पारंपरिक जीवन को त्याग कर कुछ अलग तरह से राह बनाने की कोशिश में यह पूरा उपन्यास चलता है। तो आइए मित्रों, हम रचनाकार गीता दुबे जी का स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इस उपन्यास पर अपनी बात रखें। और मैं यह बतला दूं कि पिछले कुछ दिनों से गीता जी इस उपन्यास के साथ
बनी हुई हैं, गहरे बनी हुई हैं। तो ऐसे में जब कोई लेखक, जब कोई पाठक किसी कृति के साथ जुड़ता है, तो वह कृति इस मायने में भी समसामयिक सिद्ध हो जाती है, उसकी प्रासंगिकता अपने आप बन जाती है। तो उन पक्षों पर भी आज गीता जी अपनी बात रखेंगी। जी, स्वागत। नमस्कार अर्पण जी एवं उन सभी साथियों मित्रों को नमस्कार, विद्वानों को नमस्कार जो लोग इस वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं और मेरी बात को सुन पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस 17वीं कड़ी के बाद जिस 18वीं कड़ी के बारे में आपने सोचा और मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। और धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रिय सखी कह लूं, बहन कह लूं, शर्मिला को, जिसने इसमें जोड़ने का मुझे अवसर मुहैया कराया। क्योंकि शर्मिला ने ही कहीं ना कहीं अर्पण जी से मुझे मेरा परिचय कराया। जनसुलभ पुस्तकालय के बारे में भी काफी सुना था, उसकी परिचर्चाओं, गोष्ठियों की काफी चर्चा थी, लेकिन अब ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कभी सुन नहीं पाई थी। तो सखी शर्मिला को भी धन्यवाद कि उन्होंने न केवल इससे जोड़ा, बल्कि जो पुस्तक जिस पर मैं बोलने वाली हूँ, लौट कर आने वाले दिन, वो पुस्तक भी शर्मिला ने ही मुझे उपलब्ध कराई। क्योंकि प्रयाग जी को जितना जाना, समझा है, देखा है, मैंने उन्हें कवि के रूप में देखा। उनकी कविताएं पढ़ी, सुनी, कई व्याख्यानों में जब वो कोलकाता आए तो उन्हें सुनने का अनुभव प्राप्त हुआ। फिर जनसत्ता में, दुनिया मेरे आगे स्तंभ में भी वो लिखा करते थे। वहां भी उन्हें एक प्रकृति प्रेमी कलाकार के रूप में देखा। अभी अर्पण जी एक बात कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर व्यक्ति के जो रचनाकार है कई रूप होते हैं। कोई सिर्फ कवि होता है, कोई कवि कथाकार दोनों होता है, कोई कवि आलोचक होता है, और कोई किसी एक विधा में बंध कर रह जाता है। लेकिन जब हम प्रयाग जी को देखते हैं, प्रयाग जी के व्यक्तित्व का आकलन करते हैं, तो हम देखते हैं कि नहीं, कई कई जो रास्ते हैं उनके व्यक्तित्व से निकलते हैं। लेकिन इन रास्तों का उत्स क्या है? मूल स्वर किसी व्यक्ति का क्या होता है? संवेदनशीलता, निसंदेह अगर वो सृजक है, कवि है, कलाकार है, तो उसमें सृजन की ललक भी होगी और संवेदनशीलता भी होगी। तो संवेदनशीलता जिसे अगर हम चाहें तो आलोचना से जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद संवेदनशीलता का ज्यादा रिश्ता जिन चीजों के सृजन से होता है उसे हम कविता, कहानी, गद्य, उपन्यास में प्राय समेटते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रयाग जी संपादक भी रहे हैं, उन्होंने कलाकृतियों से भी उनका जुड़ाव रहा, और एक पूरा जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को जब मैं अपनी दृष्टि से समझने की कोशिश करती हूँ, आकलन की बात नहीं करती, समझदारी की बात करती हूँ, तो पूरी काव्यमयता नजर आती है। उनका जो मूल स्वर है, जिस वो कवि का स्वर है। और कवि जब रचना करता है, मैं पुरानी उक्तियों की बात नहीं करूंगी जो कवि को लेकर के कही जाती है, लेकिन जब कवि सृजन करता है, वह अपने आसपास के वातावरण को तो लेता ही है, लेकिन वो स्मृतियों में तैरता है। बंगला में एक शब्द चलता है, स्मृतिचारोन, स्मृतियों में विचरण करना। जब कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं किसी कार्यक्रम में, तो कहा जाता है कि আমরা স্মৃতিচারণ করব। हम यहाँ स्मृतियों में विचरण के लिए या स्मृतियों को दोहराने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो ये जो स्मृति है, जिस उपन्यास की बात हम अभी करने के लिए बैठे हैं, उस उपन्यास में तो स्मृति है ही। आपने पढ़ा ही होगा, लौट कर आने वाले दिन, यानी स्मृतियों की कथा। लेकिन ये स्मृतियां कहाँ है? मनुष्य में अगर स्मृतियां ना हो तो मुझे लगता है कि सब सब खत्म हो जाएगा। एक आदमी अचानक नींद से जागे और उसे पता चले कि उसके पास उसकी कोई स्मृति नहीं है। वह कौन है, कहाँ से आया, क्या उसकी पहचान है, क्या उसकी उपलब्धियां हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो आप देखें कि वो कितना अपने आप को सूना सूना अनुभव करता है। हम फिल्मों में, कहानियों इत्यादि में इस तरह की घटनाओं से दो चार होते हैं, जब वो अपनी स्मृतियों को पुनः पाने के लिए डॉक्टर्स के पास जाता है, दवाइयों का सहारा लेता है और अपना सिर दीवार पर पटकता हुआ नजर आता है। और तब हमें समझ में आता है
कि स्मृतियां हमारी कितनी बड़ी पूंजी हैं। हालांकि इन स्मृतियों में दुस्वप्न भी होते हैं, कटु स्मृतियां भी होती हैं, लेकिन हम याद किन्हें करते हैं? सुखद स्मृतियों को याद करते हैं। और वह स्मृतियां न केवल प्रयाग जी के, नमस्कार प्रयाग जी, जुड़ चुके हैं आप, आपको मेरा नमस्कार। अच्छा लगा कि आप सुन रहे हैं मेरी बात को। तो वो जो स्मृतियों की छाप है वो प्रयाग जी के साहित्य पे दिखाई देती है, कविताओं में दिखाई देती है। मैं लौट कर आने वाले दिन पर आऊं, इसके पहले मैं प्रयाग जी की कविताएं देख रही थी और इस कविता ने मेरा मन मोह लिया। हालांकि उनकी बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो मन मोह लेती हैं, क्योंकि उन कविताओं में स्मृतियां बार बार आती हैं। कभी कभी स्मृतियों के वन में चला जाता है, कभी कभी कवि स्मृतियों की उंगली पकड़ कर न जाने जीवन के किस किस आंगन में विचरण करता है, पृथ्वी के किस छोर पे चला जाता है। तो वो जो स्मृतियां हैं वो मात्र व्यक्ति की पूंजी नहीं होती, साहित्य की पूंजी जब वो बनती हैं तो वो सबकी साझी संपत्ति बन जाती हैं। तो प्रयाग जी को तो सबसे पहले धन्यवाद कि वो स्मृतियों के चित्रों को इतनी खूबसूरती से अपनी कविताओं में, अपनी अन्यान्य गद्य रचनाओं में और अपने कहानी उपन्यासों में व्यक्त करते हैं। तो जिस स्मृति कथा की मैं बात कर रही थी, उनकी एक कविता है, मैं चाहती हूँ पढ़ूं, उसे आपके साथ साझा करूं। कभी 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 चला जाता हूँ किसी पुराण वन में, सेकते धूप दोपहर की बरामदे में, हिरण दिखते हैं पक्षी कई, कोटर उनकी घनी डालों में, छिपी हुई हैं कुछ भी बोलियां उनमें, चमक उठता जल कहीं आता जब निकल, कुछ दूर बहुत बड़े बहुत घने वृक्षों के तले की पगडंडियों में, कुछ न कुछ घटता ही रहता है पूरा वन में। दिखता है अश्व भटकता एक, जैसे ढूंढता हो खोया सवार, और वे कुछ वन कन्याएं गूंथती है फूल जूड़ों में, वृक्षों के तनों में रश्मियां सुनहरी रुपहली वे, शाम हो जाती है आता हूं कैसे तो बचकर हिंस्र पशुओं से, साबूत में सराहता नगर के ऊपर के तरे दो चार चंद्रमा, अनंतर निकलकर कामों के बाहर में आकर वापस बरामदे में। तो स्मृतियों की उस गुफा में कह लें, उस कोमल रचनात्मक संसार में कह लें, कवि मन दौड़ दौड़ करके जाता है और वहां से कुछ घटनाएं चुन लाता है और दुस्वप्नों से बचकर कितनी कुशलता से निकल आता है। दुस्वप्न हिंस्र पशु जो है, इस कविता को पढ़ते हुए क्या आपको नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है याद नहीं आती? मुझे तो याद आ रही है वो कविता, और बहुत सारी ऐसी कविताओं की पंक्तियां याद आती हैं। अब हम इस उपन्यास पर आए तो ये उपन्यास 1998 में प्रकाशित होता है और यह है प्रवीण प्रकाशन शाहदरा दिल्ली से प्रकाशित उपन्यास है। और जो प्रति मेरे पास है, शर्मिला ने जो प्रति मुझे उपलब्ध कराई, वह प्रति समर्पित है अशोक सेक्सेरिया जी को। हम सभी जानते हैं जब कलकत्ता आते थे प्रयाग जी तो अशोक जी से मिलते थे, उनके साथ उनके बड़े मधुर संबंध थे और उन्होंने इस पे लिखा है प्रिय भाई अशोक के लिए, जो इसके पहले पाठक थे और जिनसे बराबर की तरह कई सुझाव मिले। 2 मार्च 1998 में उन्होंने यह प्रति उन्हें समर्पित की है। और इस समर्पण में आप देखिए एक शब्द जिसने मेरे मन को खींचा, अशोक जी के साथ बहुत सारे रचनाकारों का एक आत्मिक जुड़ाव रहा है। नगर में वे फक्कड़ साहित्यकार कह लें, अवधूत कह लें, उसकी तरह रहे, न जाने अपने खाद पानी से कितनों को उन्होंने सींचा। लेकिन यहाँ जो एक शब्द है ना, प्रिय भाई अशोक के लिए, ये जो भाई शब्द है, मैं इस पे अटकती हूँ। और इस उपन्यास में जो एक भाई साहब हैं, भाई साहब यानी आनंद, भाई साहब यानी अशोक, नाम कुछ भी है, तो उस भाई साहब की कथा कहने के लिए प्रयाग शुक्ल इस उपन्यास का ताना बाना बुनते हैं। अब कहने को तो मैंने कहा कि वो कथा कहने की तैयारी करती है, लेकिन जब हम इस उपन्यास को आद्योपांत पढ़ जाते हैं, पतला सा उपन्यास है, बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, कुछ घंटों में आप उस उपन्यास के साथ हो लेते हैं और इसमें आप बहते चले जाते हैं। ये महज 110 पृष्ठ का उपन्यास है, यानी कुछ घंटों की बात है।
लेकिन जब मैं कथा की बात कह रही हूं, तो कथा का जो सूत्र, जिस आस्वाद, जिस रस की मांग आम पाठक कहानियों और उपन्यासों में करता है, एक शुरुआत, एक उत्सुकता, एक कौतूहल, घटनाओं का आरोह अवरोह, और अंत में अगर कोई समस्या है तो समाधान, कोई रास्ता, कोई मंजिल, जो कथा शुरू होती है वो अंत तक पहुंचती है। तो अगर आप ये उम्मीद मन में पाल करके इस उपन्यास को पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो शायद, यानी आम पाठक, सरल पाठक, वो उसे पढ़ तो जाएगा, लेकिन उसे ऐसा लगेगा कि मानो अरे इसमें तो कुछ मिला नहीं, इसमें तो कोई एक जो कहानी होती है, किसी व्यक्ति से शुरू होकर कहीं खत्म होती है उसके जीवन के घटना को या पूरे जीवन को समेटती हुई, कथा तो मुझे नहीं मिली। लेकिन क्या कथा सच में नहीं है? कथा है तो छोटे छोटे दृश्य हैं, बड़े खूबसूरत दृश्य बंद कवि रचता है, और उन दृश्यों के माध्यम से कथा को कहने की कोशिश करता है। अपने शुरुआती पृष्ठों में शुक्ल जी कहते हैं कि आत्मकथा नहीं लिख रहा हूं, कथा ही कहने की कोशिश कर रहा हूं, कथा ही कहने जा रहा हूं। यानी उद्देश्य तो है कथा कहना, लेकिन कथा में प्राय, अगर हम थोड़ी सा अकादमिक आलोचना को देखें, तो प्राय हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई कहाँ की कथा है, किस देश की कथा है, वहां के किसानों को लिया कि नहीं, मजदूरों की बात कही गई कि नहीं, या देश के ताजा चलते हुए घटनाक्रम की उसमें कोई झलक मिलती है कि नहीं मिलती है, या कोई विचारोत्तेजक प्रेरणा मिलती है कि नहीं मिलती है। तो भाई इस उपन्यास से आपको दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि यह उपन्यास व्यक्ति के अंतर मन में झांकते हुए स्मृतियों के पुनर्खोज की कथा है। इस उपन्यास में एक पंक्ति है, स्मृति ही जीवन है, जिससे मैंने शुरुआत की थी अपने बात की, कि हमारे पास अगर स्मृति ना हो तो कुछ नहीं है। स्मृति लोप से बड़ा दुख कुछ भी नहीं होता। और इन्हीं स्मृतियों के माध्यम से कथाकार प्रयाग शुक्ल मानो अपने संबंधों की पुनर्खोज करते हैं। भाई साहब हैं उनके जीवन में, भाई साहब के साथ उनका बचपन का जो जुड़ाव है, भाई साहब का घर से निकल जाना है, हालांकि निकल जाने के पीछे के कोई कारण स्पष्ट नहीं है। कोई व्यक्ति अगर घर छोड़ करके चला जाता है अनायास, तो उसके कई कई कारण हो सकते हैं। हम अपनी सुविधा से उसे पलायनवादी कह लेते हैं, हम कहते हैं कि वो घबरा गया होगा सुख के अतिरेक से। आखिर बुद्ध भी तो चले गए थे, बुद्ध को इतना सुख दिया गया कि मानो सुख के अतिरेक से ऊब गए। लेकिन यहाँ जो आनंद भाई साहब हैं, वो किस कारण चले गए, इसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती है, क्योंकि व्याख्या सच में है भी नहीं। मनोवैज्ञानिक अपने तरीके से व्याख्या करते हैं, घर परिवार वाले अपने तरीके से व्याख्या करते हैं, और जब हम अपने आसपास नजर डालते हैं तो न जाने कितनी ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहां किसी व्यक्ति का सधुआ जाना, ये शब्द है सधुआ जाना, वो क्या हुआ, सधुआ गया है, घर संसार उसने त्याग दिया है। लेकिन इस उपन्यास के जो भाई साहब हैं, न तो वो पूरी तरीके से साधु सन्यासी बन पाते हैं और न सांसारिक बन पाते हैं, अर्थात भटकाव है उनके पास, उनकी जिंदगी में भटकाव है। अभी एक शब्द का प्रयोग किया था अर्पण कुमार जी ने, पारंपरिक जीवन शैली में न बधा होना। मैं भी कुछ इसी तरीके से सोच रही थी शुरुआती दौर में, और मेरी बात भी हो रही थी कि ये जो पारंपरिक जीवन शैली होती है, सवाल यह है कि तय कौन करता है कि क्या पारंपरिक है क्या आधुनिक है। तय करने वाले कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं, जो हम कह देते हैं कि ये जो जीवन शैली है वो अच्छी है और हमें चलना है, इसी पे चलना है, और इसी ढर्रे पर बंद करके हमें अपने जीवन की यात्रा पूरी करनी है। हमें किसी पद पे पहुंचना है, हमें नौकरी करनी है, उपार्जन करना है, घर बनाना है, घर है तो उसका रेनोवेशन करना है, माता पिता को देखना है, बच्चों को पढ़ाना, उन्हें सेटल करना है। यानी पूरी की पूरी जो जिंदगी है वो एक धुरी पर घूमती हुई हमारी गुजर गई और हमने उसे गुजर जाने दिया। और यहाँ जो आनंद भाई साहब हैं, वो इस पारंपरिक तो नहीं, बधे बधाए ढर्रे को अस्वीकार करके फिर से निकल पड़ते हैं खोजने के लिए। वो चाहते हैं संबंधों के परे, पारिवारिक संबंधों के परे नया कुछ खोजना और उन संबंधों में नया कुछ जोड़ना। हम जब संबंधों की बात करते हैं तो हमारे संबंध कहाँ टिके होते हैं,
रक्त संबंध सबसे बड़े संबंध होते हैं, रक्त संबंध, लेकिन हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा झगड़ा जो है वो रक्त संबंधों के बीच में ही है। महाभारत भाई भाइयों के बीच में ही लड़ा गया था, कोई बाहरी दुश्मन नहीं आया था आक्रमण करने के लिए। यानी जो संबंध सबसे अधिक प्रिय होते हैं, सबसे अधिक झगड़ा वही होता है। तो क्या इन संबंधों से परे हमारे कुछ दूसरे संबंध हो सकते हैं? हमारा कोई दूसरा परिवार हो सकता है, कोई दूसरा घर हो सकता है। बिल्कुल, ये तो हम पे निर्भर करता है कि हमने इस बधे बधाए ढर्रे वाली जिंदगी में अपने आप को कितना समेट करके, कितना बांध करके रखा है, जहां किसी बाहरी हवा का प्रवेश भी वर्जित है। तो आनंद भाई साहब जो हैं, वो इस बधे बधाए ढर्रे से निकल जाने वाले जीव हैं। और उनकी जो व्याख्याएं करते, क्यों निकले वो, हमने जब भक्ति काल पढ़ाया तो देखा कि भक्ति काल में एक प्रवृत्ति थी। इसे इस तरह से कहा जाता है कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो उसके कारण है, पत्नी मर गई, घर संपत्ति नष्ट हो गई, तो सन्यासी बन गए। लेकिन आनंद भाई साहब जो पढ़ते पढ़ते अचानक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, जूते मोजे पहनते थे, स्टाइल से बाल बनाते थे, अपने कपड़ों की खूब पूछ परख रखते थे, वो अचानक कैसे चले गए? इसका जवाब नहीं मिल पाता है। तो इसका जवाब एक ही है कि वह उस बधी बधाई जिंदगी को स्वीकार नहीं करते। एक रोग होता है क्लोस्ट्रोफोबिया, उसके बारे में आपने सुना होगा जरूर ही। ये क्लोस्ट्रोफोबिया की जिनको होता है, वो लोग बंद जगहों पे नहीं रह सकते, लिफ्ट में नहीं जाते हैं, मेट्रो रेल जो पूरी तरह से बंद हो, जहां खिड़की न हो, हवा की गुजर न हो, वहां वो नहीं रह सकते हैं। और वो भीड़ से भी कई बार घबराते हैं। तो क्या आनंद भाई साहब के जिस रोग को चिन्हित नहीं किया जा सका, वो क्लोस्ट्रोफोबिया नहीं था? जो बंधे बधाए ढर्रे में अपने आप को नहीं बंधने देना चाहता है, उससे घबराता है और नए संबंधों की पुनर्खोज करता है। कहानी जो शुरू होती है, अब मैं उपन्यास के शुरुआत में आती हूँ, कथा से थोड़ा सा आपको परिचित कराने की कोशिश करती हूँ, जिन पाठकों ने कथा नहीं पढ़ी है। और ये बात कहते हुए परिचित कराती हूँ कि कथा का पारंपरिक सूत्र इसमें भले न मिले, पारंपरिक कथा इकहरी में चलने वाली जरा भी भले न मिले, लेकिन यहाँ पे कोई कह रही है बालकृति कुमारी, मुझे भी, हाँ जी, बहुतों को होता है। मुझे खुद भीड़ में बहुत घबराहट होती है, बहुत भीड़ में लगता है दम घुट रहा है। तो ये बहुतों के साथ समस्या होती है। तो आनंद भाई साहब भी बंधना नहीं चाहते हैं, जहां लगता है थोड़ी देर को बंधे निकल गए। अब कथा में जैसा मैंने कहा कि कोई देश काल वातावरण की उस तरह से आपको सूचना नहीं मिलती है कि किस शहर की कथा है। जो कथा कहने वाला सूत्रधार है यानी अमलेंदु बाबू हैं, वो अपना थोड़ा सा परिचय पारंपरिक तौर पर देते हैं, वो भी ज्यादा विस्तार में नहीं, जरा सा परिचय देते हैं, मैं वो पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। मेरा नाम अमलेंदु है, यूं हूं हिंदी भाषी ही। उत्तर भारत में प्राय ऐसे नाम होते नहीं, इसलिए सफाई दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से मेरे बाबा बहुत पहले बंगाल गए थे। शुक्ल जी का भी, यानी प्रयाग शुक्ल जी का भी कोलकाता से बंगाल से गहरा जुड़ाव है, सभी जानने वाले जानते हैं। और ये जो यहाँ पर जो सूत्रधार है या कथा नायक है अमलेंदु, क्योंकि पूरी कथा हम अमलेंदु के माध्यम से ही जानते हैं, इसलिए उसे कथा नायक भी कहा जा सकता है, उसे सूत्रधार भी कहा जा सकता है, जो छोटे छोटे दृश्य चित्रों के माध्यम से, कोलाज के माध्यम से कथा को हमारे सामने दर्ज करता है। और कई पन्ने खुलते जाते हैं और कई जगहों पर की यह कथा सैर करती है। लेकिन अब ये जो लेखक है अमलेंदु है, वो एक दूसरे शहर में पहुंचता है, प्लेटफॉर्म से उतरता है, वहां विश्वविद्यालय में यूजीसी से चूंकि विश्वविद्यालय को ग्रांट मिली है, 3 दिनों का कोई सेमिनार है, उस सेमिनार में शिरकत करने के लिए अमलेंदु जी वहां पहुंचे। लेकिन वो कहां से आए हैं? चंडीगढ़ से एक गाड़ी सीधी उस जगह पर पहुंचती है। उस जगह के नाम का उल्लेख जरूरी नहीं है जानना कि कौन सी जगह है, लेकिन कुछ संकेत शुक्ल जी ने इसमें छोड़ दिए हैं या छूट गया है, क्योंकि बाद में एक पात्र जब इस कहानी से जुड़ती है तो, और वो अमलेंदु को कुछ उपहार देती है, तो कहती है कि यहाँ पास में ही भद्रेश्वर तीर्थ है, यानी ये जो शहर है उसके आसपास ही भद्रेश्वर है। और उसी जगह पर ये अपना पर्चा पढ़ने के लिए गए हैं, साहित्य पढ़ाते हैं, भाषा विज्ञान पढ़ाते हैं, और उसी हैसियत से उनका नाम भी है, उन्हें बुलाया गया है। अब कथाकार की जो निरीक्षण दृष्टि होती है, वह किस तरह से
अपने आप को देखता है, किस तरह से आसपास की चीजों को का विश्लेषण करता है, इसका बड़ा खूबसूरत इसमें इसकी खूबसूरत चित्र इसमें मिलते हैं। मैं उस प्रसंग को छोड़ती हूँ जहां वो बंगाल की थोड़ी सी चर्चा उन्होंने की है कि उनके पूर्वज बंगाल में आए थे। उनके वहां जाने की तिथि मुझे मालूम नहीं है, बस यही याद है कि जब होश संभाला तो पाया कि मैं कलकत्ता में रहता हूँ। वहां मेरे माता पिता हैं, पिता के भाई हैं, उनके परिवार हैं, यानी है मेरी कई सगे और चचेरे भाई बहन भी। सुना था कि बाबा बंगाल गए और उन्होंने वहां अपने कठोर उद्यम से कारोबार फैलाया, लेकिन एक घाटे में वह सब डूब गया। बाबा गांव वापस चले गए, पर पिता और उनके भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने उद्यम से फिर सब कुछ खड़ा कर लिया। बंगाल के असर में ही मेरा नाम अमलेंदु रखा गया है। ये मैं बड़े होकर अपने आप जान गया, किसी से पूछने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो ये विश्लेषण क्षमता अमलेंदु की इसलिए है, अमलेंदु साहित्य से जुड़े हैं, अमलेंदु भाषा विज्ञान से जुड़े हैं, और अमलेंदु जो है, नमस्कार कल्पना जी, और अमलेंदु जो है वो एक सर्जक हैं, वो रचनाकार हैं, कथाकार हैं। इसलिए उन्होंने अपने नाम के व्युत्पत्ति को सहजता से खोज लिया कि अमलेंदु नाम तो उत्तर भारत में नहीं होता, वो बंगाल का प्रभाव भी है। और फिर यहीं से एक जो रोमंथन शुरू होता है स्मृतियों में, अपने पुरखों के उद्यम के बारे में जानना। और वो आत्मकथाओं का जिक्र करते हैं कि जब मैं आत्मकथाएं पढ़ता हूं तो मुझे लोग उनके पुरखों के बारे में, लेखक के पुरखों के बारे में जानने को मिलता है। लेकिन बहुत सारी आत्मकथाएं हैं जिसमें बहुत कुछ छूट जाता है, और ये जो छूट जाता है वस्तुतः महत्वपूर्ण वही होता है जो सामने दिखाया जाता है या फिर दिखाई देता है सहजता से। वो तो कई बार सायास हो या अनायास हो, प्रोजेक्शन के तहत भी होता है। होता कुछ और है, प्रोजेक्ट कुछ और किया जाता है। लेकिन जो छूटी हुई जगहें हैं, तो एक तरह से फिर मैं इस उपन्यास से अगर इसको जोड़ूं तो इस उपन्यास में उन छूटी हुई जगहों की तलाश है। संबंधों की तलाश व्यक्ति कैसे करता है? हम किसी को जानते हैं, एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, कहने को हम कहते भी हैं, सराहते भी हैं, लेकिन क्या सच में हम इसको अपनी जिंदगी में पकड़ पाते हैं? जिस व्यक्ति के साथ हम उम्र गुजार देते हैं, कहाँ उससे पूरी तरह से जान पाते हैं, और इसी तरह से अपने संबंधियों के बारे में भी नहीं जान पाते हैं। तो अमलेंदु की जो कसक है कि पुरखों के बारे में जो थोड़ा सा जाना वो जाना, लेकिन बहुत कुछ छूट गया जो नहीं जान पाया। तो कहीं ना कहीं जो स्मृतियां हैं वो उस अजाने स्थान पर हमें ले जाती हैं जहां से संबंधों की पुनर्खोज या पुनर्यात्रा शुरू होती है। और इसी शहर में प्लेटफॉर्म पर उतरते ही अमलेंदु को विश्वविद्यालय से जो टीम लेने के लिए आई है, शुभा जी है, वो शुभा जी को देखता है किस तरह से स्मृतियां परत दर परत खुलती हैं। जब वो शुभा जी को देखता है अमलेंदु, तो उसे लगता है कि अरे ये चेहरा तो देखा हुआ, जाना पहचाना है, और अचानक उसे अपने युवावस्था के दिनों की मित्र कह ले, प्रथम प्रेमिका कह ले, उसकी याद उसके मन में कौंध जाती है। वो बार बार कोशिश करता है, ये चेहरा कहाँ देखा है, अरे ये तो मीनाक्षी से मिलता जुलता है। और पाठकों के मन में ऐसा नहीं कि बिल्कुल उत्सुकता नहीं है, उत्सुकता तो होती है, लेकिन उस उत्सुकता के शमन की प्रतीक्षा जिस तरह से की जाती है कि कोई चटपटी सी कथा, प्राय होता है कि कोई कथा खुलेगी, लेकिन बाद में बड़ी सहजता से मीनाक्षी के बारे में पता चलता है कि वो अवस्था का एक आकर्षण था। और बाद में जब तक कि आकर्षण को समझने और उसे प्रेम के रूप में परिभाषित करने की समझ विकसित होती, लेखक के पिता का, अमलेंदु के पिता का स्थानांतरण हो जाता है और लोग विदा हो जाते हैं। तो पुनः हम प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं, और जब हम प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं, हम में से कोई जब प्लेटफॉर्म पे उतरता है तो प्लेटफॉर्म को नहीं देखता, क्योंकि हमारा जो गंतव्य होता है हम वहां पहुंचना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म तो बस हम ट्रेन से उतरे और हम भागे, कुली है तो कुली को पकड़ा, टैक्सी कहाँ मिलेगी, अजाने शहर में गए हैं। अमलेंदु के पास ये संकट तो था नहीं, और गंतव्य उसे पता नहीं था, वो तो उसे बताया जाना था। तो अमलेंदु, या फिर मैं कहूं कि प्रयाग शुक्ल, उनकी जो निरीक्षण क्षमता है, आप सोचिए कि आपने क्या कभी प्लेटफॉर्म को इस रूप में देखा? जब प्लेटफॉर्म पर रेल का, ट्रेन का इंतजार करते हुए हम घंटों गुजार देते हैं, तब शायद छोटी छोटी जो उसकी चीजें होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उस पर हमारी दृष्टि जाती है। लेकिन अचानक उतरे और जाना है तो हम देखते भी नहीं,
कि कितने प्लेटफॉर्म हैं, कैसी गहमा गहमी से बल्कि हम घबराते हैं। तो यहाँ लेखक कितना सुंदर विश्लेषण करते हैं। ये पढ़ने लायक है, ये जानने लायक है। आप किसी प्लेटफॉर्म पर उतरने वाले हों तो सब कुछ एक ही दृष्टि में नहीं हट जाता। अगर पहले से मालूम हो कि आपको लेने के लिए अमुक मित्र परिजन परिचित आएंगे, तो आप उनका ही चेहरा सब चीजों में के बीच ढूंढ रहे होते हैं, बाकी सब अपने आप छट जाता है। यह अर्जुन की आंख वाला मामला है कि जो हम खोज रहे होते हैं वही हमें चाहिए। पर अगर यह मालूम हो कि प्लेटफॉर्म पर आपको लेने के लिए अपरिचित व्यक्ति आने वाले हैं, तो या तो आप उसके हाथों में अपने नाम की तख्ती ढूंढते हैं या किसी अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं, या फिर कुछ ठिठक कर ठहर कर अनुमान लगाते हैं कि अमुक व्यक्ति या अमुक टोली ही शायद आपके इंतजार में खड़ी है। वह व्यक्ति या टोली भी किसी तर्क से कई बार आपको पहचान लेती है। कभी कभी धोखा भी हो जाता है। कभी यह भी होता है कि वो व्यक्ति या टोली अपने किसी तर्क से आपका इंतजार प्लेटफॉर्म पर न करके बाहर कर रही होती है। तो ये जो मनुष्य के मन में चलने वाली जो बात है प्लेटफॉर्म से उतरने के साथ, अरे कोई लेने आएगा नहीं आएगा, कौन होगा कैसे होगा, हम इसकी पूर्व कल्पना करते हैं। और इन पूर्व कल्पनाओं को अपने कलम के जादू से प्रयाग जी बड़ी कुशलता के साथ व्याख्या करते हैं। एक मनोविश्लेषक का की जो पहचान होती है, वो किस तरह से मन में उठने वाली बातों को अंकित करता है, वो हमें दिखाई देता है। और उसी प्लेटफॉर्म पर अमलेंदु से टकराते नहीं है। उन्हें सूचना मिली है कि अमलेंदु इसी शहर में आने वाले हैं, और वो सूचना अखबारों से मिली है क्योंकि अमलेंदु एक सुपरिचित नाम है, गिरिराज जी। और वहीं से स्मृतियों का एक नया स्रोत खुलता है, एक नया सोता जो आनंद जी को भिगोता चला जाता है। और वही ये सवाल भी उठाता है कि हम अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही भाइयों को, बहनों को, मित्रों को कितना जानते हैं। संबंधों की का हम दावा तो करते हैं कि वो मेरा बड़ा प्रिय मित्र है, वो मेरे आदरणीय भाई साहब हैं, वह मेरी प्यारी बहन है, या मेरे पिता के साथ मेरे संबंध इतने अच्छे थे। लेकिन हर किसी के जीवन में अगर वह लीक पर चलने वाला व्यक्ति भी है, तो उसके जीवन के कई ऐसे अध्याय होते हैं जो आम लोगों की दृष्टि से परे होते हैं, या तो उन्हें कई बार जानबूझ करके परे रखा जाता है, छिपाया जाता है, या फिर बताने की जरूरत नहीं महसूस की जाती है। तो यहाँ आनंद का परिचय होता है गिरिराज जी से, वो गिरिराज जी जिनके परिवार में अमलेंदु का परिचय होता है जिनके परिवार में आनंद जी का आना जाना। और तब लगता है अमलेंदु को कि वो अपने भाई को किन किन रूपों में देखना भूल गए। उन्हें वो तो जानते ही नहीं वो कैसे व्यक्ति थे। और वही भाई साहब बार बार घिर घिर करके इस उपन्यास में आते हैं। और इसमें इसकी एक विशेषता यह भी है कि कड़ी से दूसरी कड़ी खुलती चली जाती है। प्रयाग शुक्ल जब जिक्र कर रहे होते हैं लता का, तो लता के बाद उन्हें विनीता की याद आ जाती है। यानी इस उपन्यास में का एक पार्ट यह भी हो सकता है स्त्रियों की दृष्टि से, मैं इसे स्त्री विमर्श नहीं कहूंगी, ये शब्द जो है आप घिस घिस करके, ऐसा नहीं है कि बहुत स्त्री विमर्श की आवश्यकता है, लेकिन इस शब्द के साथ जो एक रूढ़िबद्धता हो गई है ना, इसलिए मैं इसे स्त्री पक्ष कहना पसंद करूंगी कि प्रयाग शुक्ल के उपन्यासकार का, कथाकार का एक जो स्त्री पक्ष है वह भी इस उपन्यास में दिखाई देता है। क्योंकि जब गिरिराज जी के साथ उनका प्रेम बढ़ता है, उनकी मुलाकातें बढ़ती हैं, प्रेम तो बाद में उत्पन्न होता है, पहले जब उन्हें जानते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है, कह रहे कैसे इन्हें मैंने कैसे ये मेरे पास आ गए। और इसको कथाकार अमलेंदु के माध्यम से इस तरह व्यक्त करता है कि अगर ये घटना कभी और घटी होती तो शायद अमलेंदु को बड़ा आश्चर्य होता। वो कहते हैं मैं 40 पार कर गया हूँ, आज से 15-20 वर्ष पहले ऐसी घटना हुई होती तो मैं निश्चय ही अस्त व्यस्त हो जाता। युवा दिनों में किसी भी आकस्मिकता से एक धक्का सा लगता है, संयोगवश या आकस्मिक रूप से घटित होने वाली चीज के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ सा लगता है। पर एक उम्र में वह भी आती है जब हम किसी आकस्मिक चीज से उतना अस्त व्यस्त नहीं होते। अनुभव धीरे धीरे आपके मन में बात बिठा देते हैं कि दुनिया और समाज में ही तो आप रहते हैं, आकस्मिकता कैसी। यह संभव है कि आप कहीं पहुंचे और वहां कोई परिचय सूत्र निकल आए। ऐसे ही मौके पर तो यह कहा जाता है ना कि दुनिया गोल है, यह दुनिया कितनी छोटी है। आनंद जहां
परिचर्चा में भाग लेने के लिए अमलेंदु जहां परिचर्चा में भाग लेने के लिए गए थे, वहां पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें भाई साहब आनंद के परिचय का सूत्र मिलेगा। लेकिन जब वो उस शहर में प्रवेश करते हैं तो गिरिराज जो कि पर्यावरणविद हैं, और इस बहाने से थोड़ा सा शुक्ल जी पर्यावरणविदों पर तंज करने से भी नहीं चूकते हैं। वो गिरिराज की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि पर्यावरणविदों में जो एक सचेतनता हुआ करती है, वो गिरिराज के स्वभाव में दिखावा हुआ करता है। सचेतनता मतलब दिखावा जो हुआ करता है वो देखने को नहीं मिलता है, यानी जो अपने आप को बहुत कुछ बड़ा समझते हैं। यहाँ एक तरह से मैं ये भी कहूंगी कि आंदोलनकारियों पर थोड़ा सा एक व्यंग तो है कि वो अपने काम को लेकर के जितना दिखाते हैं उतना शायद वो करते नहीं है। तो बड़े संयत तरीके से, लेकिन ये व्यंग इतना संयत है कि आप सूक्ष्म दृष्टि से इसे पकड़ पाएंगे। अचानक से लगेगा कि नहीं, ये तो लेखक ने ऐसे ही कह दिया है। इसलिए कथा रस पारंपरिक अर्थ में हो या ना हो, उपन्यास आपको रस स्निग्ध तो करता है। कई ऐसे प्रसंग इसमें आते हैं। और गिरिराज जी के परिवार में मिलती है लता, गिरिराज जी की बहन, जिसको लेकर के गिरिराज जी की कई चिंताएं हैं, और भांप लेते हैं आनंद उनसे पहली मुलाकात में कि उनका एक कोमल सा संबंध, संवेदात्मक संबंध उनके बड़े भाई साहब के साथ था। और तब शुरुआत में थोड़ा सा वो असमंजस की स्थिति में भले पड़ते हैं, लेकिन वो उसे स्वीकार करते हैं, उस संबंध को स्वीकार करते हैं। कल्पना करते हैं कि सच में अगर ये संबंध कोमल संबंध हुआ होता, किसी रिश्ते में परिणत हुआ होता, तो लता जी संभवतः उनकी भाभी होती, उनके परिवार का एक हिस्सा होती। तो हम देखते हैं कि आम जीवन में भी न जाने कितनी घटनाएं घटते घटते रह जाती हैं। और इस दृष्टि से उपन्यास ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आम जिंदगी की कथा है, जहां पर हम बहुत सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं या बहुत सारी चीजें जुड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन अनायास वह घटना बनते बनते रह जाती है। संबंध जुड़ते जुड़ते टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ न तो जुड़ने में कोई अनायास प्रयास है, कोई सायास प्रयास है, और न ही टूटने में ही कोई विधि का विधान या दुर्घटना है। सारी चीजें अनायास घटित होती हैं, बड़ी सहजता से घटित होती हैं। गिरिराज जी को आनंद मिलते हैं कहीं किसी ट्रेन में सफर करते हुए, जैसे दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और उन्हें लगता है कि ये जो व्यक्ति है उसके साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। प्राय जिंदगी में होता है कि हम अचानक किसी से मिलते हैं, पहली मुलाकात में लगता है कि न जाने कितने वर्षों की पहचान है, कितने दिनों से हम इस व्यक्ति को जानते हैं, और हम उसमें एक अपनापा ढूंढ लेते हैं। तो ये जो यात्राएं होती है मनुष्य के जीवन में, छोटी छोटी यात्राएं, उन यात्राओं में भी वह संबंधों की पुनर्खोज करता है और संवेदना को अपने तरीके से अनायास संपन्न करता हुआ दिखाई देता है। वही उस फक्कड़ गिरिराज आनंद को गिरिराज जी अपने घर ले आते हैं, उनके घर के साथ स्नेहिल संबंध जुड़ता है, और लेखक सोचता है अपने भाई साहब के बारे में, सोचते हुए कि आखिर कौन से कारण रहे होंगे कि उनके भाई साहब घर छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं कि प्रश्न पाठकों के मन में नहीं उठते, प्रश्न पाठकों के मन में भी उठते हैं, और उन प्रश्नों का सामना इस किताब का लेखक या फिर उस किताब का नायक अमलेंदु भी करता है कि भाई साहब क्यों चले गए, और भाई साहब के और कितने जीवन होंगे। भाई साहब की अकस्मात एक दिन गांव में मृत्यु होती है, जिसकी सूचना जब लेखक को मिलती है तो वो जाते हैं, गांव में जाते हैं, उनका सामान ले आते हैं, उनकी डायरियां ले आते हैं, लेकिन उन डायरियों में जो लिखी हुई बातें हैं उन्हें वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते, उनसे वो बहुत रिलेट नहीं कर पाते अपने आप को। और गिरिराज जी के घर आकर के उन्हें लगता है कि भाई साहब के जीवन का जो एक अध्याय है वो तो उन्होंने जाना नहीं। तो हम जिन व्यक्तियों के साथ रोज रहते हैं उन्हें भी नहीं जानते हैं, और जो व्यक्ति हमें छोड़ के चले जाते हैं उनके बारे में भी हम महज अनुमान लगा लेते हैं। तो यहाँ ये कथा जो है वो अनुमानों की कथा है, और संभवतः इसमें कहीं पंक्ति भी है कि अनुमान जो है ना, हम बहुत कुछ अपने अनुमानों के आधार पर गढ़ लेते हैं। हमें कोई बात पता चलती है और हम अपनी कल्पना का रंग चढ़ा के, अनुमानों का रंग चढ़ा करके उसे अपने तरीके से व्याख्यायित करने की बात सोचते हैं, व्याख्यायित करते हैं, मित्रों दोस्तों में परोसते भी हैं।
लेकिन अमलेंदु का जो चरित्र है वो इस तरह का अतिरंजित चरित्र नहीं है, वह संयमित चरित्र है। जैसे मैंने अभी कहा कि जो व्यंग है, जहां पर अमलेंदु व्यंग करता है या रचनाकार शुक्ल जी व्यंग करते हैं, वो बड़ा संयमित व्यंग है। उसी तरह से अमलेंदु का जो चरित्र भी है वो सोचने वाला, विचार करने वाला, चूंकि वो साहित्य पढ़ाता है, भाषा विज्ञान से उसकी पहचान है, उसकी मित्रता है, इसलिए वो बार बार सोचता है। तो ये चिंतन की प्रक्रिया इस पूरे उपन्यास में हर छोटे छोटे कथा प्रसंग में जुड़ती हुई दिखाई देती है। और इस चिंतन के माध्यम से समाज की, मैंने अभी स्त्रियों की बात कही थी, स्त्रियां जो हाशिए पे छूट जाती हैं। एक मुझे घटना याद आ गई स्त्रियों पे बात करते हुए, क्योंकि इसमें लता की बात है जो एक अकेली स्त्री है, निरुपमा की बात है जो एक अकेली स्त्री है, विनीता जिसने विवाह तो किया है लेकिन उसके प्रेम भी रहे हैं। तो जब उन स्त्रियों पे बात करता है तो कहीं उनके चरित्र को अतिरंजित ढंग से प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उन्हें जानने समझने की कोशिश करता है। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि इस उपन्यास में स्मृतियां हैं, संबंधों की पुनर्खोज है, और स्त्रियों के जीवन की, विशेषकर अकेली स्त्रियों के जीवन को समझने की कोशिश भी हुई है, उसको व्याख्यायित करने की कोशिश हुई है, उनके अकेलेपन को चिन्हित करने का, उस अकेलेपन के पीछे की व्यथा को चिन्हित करने के प्रयास हुए हैं। कल मैं एक कार्यक्रम में थी और वहां पर उसका विषय था स्त्री और घर। क्योंकि स्त्री पर बात चली इसलिए अनायास मुझे उसकी कल के कार्यक्रम की याद आ गई। और वहां एक वक्ता बोल रही थी कि हमारे पुराणों में भी ऐसा था कि जो कई स्त्रियां थी विवाह नहीं करती थी, लेकिन वह, उनके सामने शर्त क्या थी कि वो ब्रह्मचारिणी रहें। तो ये जो शब्द है, समाज का दिया हुआ शब्द ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारिणी अगर है तो बड़ा सम्मान है। गोया अगर ब्रह्मचर्य की सीमा का उल्लंघन कर दिया और किसी स्त्री ने कर दिया तब तो कयामत आ जाएगी, उसे सजा देने की जरूरत होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि लिव इन वगैरह जो है वो बेकार की बात है, ये अगर आपको नहीं शादी करनी है तो ठीक है भाई, रहो ब्रह्मचारी रहो। लेकिन यहाँ पर हम अब मैं दोबारा इस उपन्यास पे लौटती हूँ। इस उपन्यास में जो स्त्रियां हैं, निरुपमा दीदी एक हैं जो किसी स्नेह बंधन में बढ़ जाती हैं, भाई का ही बंधन होता है और वो ठगी जाती हैं, उस मुंह बोले भाई के द्वारा ठगी जाती हैं। या फिर लता है, लता जो कि आनंद के साथ स्नेह संबंध जोड़ना चाहती है। निरुपमा जो अविवाहित हैं लेकिन एक उम्र के एक पड़ाव पर आकर के उन्हें पुरुष मित्र मिलते हैं त्रिभुवन, और उन संबंधों को स्वीकार करती हैं। तो उपन्यास कहीं भी संबंधों की जटिलता को नहीं उधेड़ता और कोई समाज शास्त्रीय विवेचन नहीं करता है, बल्कि सहज ढंग से, और न ही कोई स्टेटमेंट या फतवा जारी करता है कि उनका ये जो स्टेप था, उनका ये जो कदम था वो गलत था। आज जब स्त्री विमर्श को देह विमर्श से जोड़ा और उसे लांछित करने के सवाल भी उठते रहे हैं, तो इस यहाँ पर हमें एक लेखक की दृष्टि के माध्यम से समझने की आवश्यकता है कि वह कितनी, और यहाँ सहानुभूति का स्वर भी नहीं है, माफ कीजिएगा, ये सहानुभूति जो है वो सबसे ज्यादा शायद चुभने वाली चीज होती है। तो ये शुक्ल जी की लेखनी की विशेषता ही मैं कहूंगी कि मित्रता का आख्यान वह रचते हैं, संबंधों के साथ मित्रता का आख्यान भी है। वह बताते हैं कि किस तरह इनके जीवन में दुख आए होंगे, किस तरह समाज ने उन्हें देखा। और लता से जब वो जुड़ते हैं, जब वो सोचते हैं कि कैसे वो उनसे जुड़ी होती, वो प्रसंग मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहती हूँ। हाँ, जब वो भाई साहब को याद करते हैं, सबसे पहले तुम उनके भाई साहब के साथ जुड़े हुए प्रसंग को थोड़ा सा देखें। उनकी सोच से न तो पूरा वैराग्य झलकता था, न ही कोई गहन चिंतन मनन। कभी कभी लगता था जैसे वे किसी खोज पर निकले थे। हम सभी खोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी खोज का दमन कर दिया जाता है, क्योंकि वही बधी बधाए ढर्रे में बधी हुई जिंदगी कोल्हू की बैल की तरह हमें जीनी होती है। और अगर उसका कोई अतिक्रमण करता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। तो यहाँ लेखक भी उसे उसी तरह सोचने की कोशिश करता है। और निराश हुए थे। अब के संतों साधुओं से उनका मोहभंग ही हुआ था, पर एक जीवन शैली उन्होंने अपना ली थी और सामाजिक सांसारिक दुनिया में भी वे अपने को मिसफिट मानने लगे थे।
भाई साहब कलकत्ता के एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़े थे, सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा में फेल हो गए थे और फिर पिता के बहुत कहने पर न तो पढ़ाई आगे जारी रखी और न ही व्यवसाय में उनका हाथ जमा। और यही भाई साहब जब किसी संस्थान में जाते हैं, असम में पहुंच जाते हैं और वहां एक मठ के लिए काम करने लगते हैं, तभी हर जगह की अपनी राजनीति होती है, तो मठ के लोगों को लगता है कि जो मठाधीश है उनकी अधिक कृपा इन पर है, ये उन्हें कुछ दे जाएंगे। हमारे दिन समाचारों में पढ़ते रहते हैं, सीरीज में देखते रहते हैं, सीरियल्स में किस तरह मठों में भी संपत्ति का, पावर का अपना खेल चला करता है और भाई साहब अकुला करके वहां से निकलते हैं। अंततः संभवतः लता को वो पसंद करते हैं, क्योंकि भाई साहब का पक्ष हमारे सामने नहीं है, भाई साहब तो है ही नहीं, वो तो देहातीत हो चुके हैं। लता का पक्ष है और लेखक अमलेंदु इसे समझने की कोशिश करता है कि आखिर लता ने क्या देखा होगा भाई साहब में, कौन सा स्नेह सूत्र उसने जोड़ने की कोशिश की होगी। और गिरिराज जी इसे व्याख्यायित करने की या समझाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि किस तरह वो चाहते थे कि लता के साथ उनकी बहन का रिश्ता, बहन का संबंध जुड़ जाए और उनकी बहन जो है वह भी एक स्वाभाविक जीवन की ओर लौट जाए, क्योंकि बहन ने बहुत संघर्ष किया, उनके परिवार ने बहुत संघर्ष किया। और इस प्रश्न की कोई व्याख्या नहीं मिलती कि जिस भाई साहब को लोगों ने भटका हुआ समझा, सन्यासी समझा, दिग्भ्रमित समझा, जिसे लेकर के घर में कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं और उन कहानियों को कोई सूत्र नहीं मिलते, उस एक व्यक्ति में लता ने क्या देखा? कुछ तो देखा होगा। और इस कुछ देखने के साथ ही वो अकेली स्त्री का प्रसंग भी चला आता है कि उसे अपने जीवन की जो लड़ाई है वह अकेले लड़नी पड़ती है। लता को इस मायने में अमलेंदु बहुत सौभाग्यशाली समझता है कि उसके साथ उसके भाई है, परिवार है, लेकिन कई कई मोर्चों पर लड़कियां अकेली होती हैं और उन्हीं अकेली लड़कियों के बीच में वह लता के बारे में बात करते करते सबसे पहले वो निरुपमा की ओर जाते हैं और निरुपमा के बारे में बात करते करते वह नाम तो नहीं लेते, लेकिन कलकत्ते के अपने अनुभवों को इसमें शामिल करते हुए एक लाइब्रेरियन की कथा वह जोड़ लेते हैं जो बहुत बीमार पड़ी और एक मुंह बोले भाई ने उनकी देखभाल की, उस देखभाल के बहाने उनके घर में घुसा और अंततः उनका आर्थिक शोषण और उनके घर पे कब्जा जमाने की जद्दोजहद में इस तरह आगे बढ़ा कि उन्हें लोगों की सहायता से उससे मुक्ति पानी पड़ी। उस प्रसंग को जब मैंने पढ़ा उस उपन्यास में, तो मुझे जाने अनजाने, क्योंकि मैं वर्षों से कलकत्ते में रह रही हूँ और मेरे अपने अनुभव हैं, कलकत्ते की ही एक महिला का चेहरा मेरे जेहन में चमक गया। नाम शुक्ल जी ने नहीं लिया है, नाम मैं भी नहीं लेना चाहूंगी। तो इस तरह की घटनाएं विरल नहीं होती, इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में घटती हैं, लेकिन समाज अकेली स्त्री के लिए जो नियम गढ़ लेता है कि उन्हें किस तरह सादगी से जीना चाहिए, जैसे एक यहाँ पर एक नियम की बात इस उपन्यास में भी है कि प्रोफेसरों को या प्राध्यापकों को ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा सजग रहना चाहिए अपनी वेशभूषा इत्यादि के प्रति, लेकिन कई बार आप अपने बहाव में बह जाते हैं और वहां वह पूरी सहानुभूति के साथ उस अकेली लाइब्रेरियन के पक्ष में खड़ा हुआ अमलेंदु नजर आता है और पाठकों को इतनी सहजता से वो कन्विंस करता है कि हमारे वही अति संकीर्ण रूढ़िवादी पाठक जब इसे पढ़ते हैं तो अनायास या पढ़ेंगे तो अनायास इसकी सहजता में बहते हुए दिखाई देते हैं कि हाँ 50% मेरा नेट चला गया है, चलिए थोड़ी देर और हम बात कर सकते हैं, अभी नेट बचा हुआ है 50%। तो जब उसे पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं ये बात तो कन्विंसिंग है, इसको इस नजरिए से भी देखने की जरूरत होती है कि जिस स्त्री को बदनाम किया जाता है उस स्त्री के एक अपनी संवेदना होती है, अपनी आकांक्षाएं हैं और उसे उस रूप में समझने की आवश्यकता है। फिर वह लता को याद करते हुए जहां उस महिला लाइब्रेरियन का पक्ष खुलता है वहीं पर निरुपमा दीदी का प्रसंग खुलता है। निरुपमा दीदी अमलेंदु के एक बड़े भाई साहब और हैं, सदानंद संभवतः भाभी हैं जो बंगाल से हैं, उनकी बड़ी दीदी है, पढ़ाई लिखाई की, किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, अकेली रहती है और एक उम्र में आकर के त्रिभुवन से जुड़ती है और उनकी बदनामी इस तरह से फैलती है या शहर वाले इस रिश्ते के प्रति इतना कौतूहल दिखाते हैं कि सड़कों पर, दीवारों पर पर्चे चिपकाए जाते हैं और उसमें लिखा जाता है निरुपमा और त्रिभुवन। हम सभी लोग इस तरह की घटनाओं से अनजान नहीं है,
फिल्मों में हमने देखा है, आम जिंदगी में हमने देखा है कि कहीं दो स्त्री या पुरुष एक साथ दिखाई दिए और कुत्साओं का बाजार गर्म हो जाता है। हम उन पर चारित्रिक लांछन लगाते हुए उनका चीरहरण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी जो खूबी है, रचनाकार ने इतनी खूबसूरती से, इतनी गरिमामय तरीके से इसे प्रस्तुत किया है कि एक दिन जब निरुपमा और त्रिभुवन रास्ते से गुजर रहे हैं और उस एक पोस्टर पर उनकी नजर पड़ी जहां लिखा हुआ है निरुपमा और त्रिभुवन, उन्होंने लिखा मित्र हैं। क्या है? निरुपमा और त्रिभुवन मित्र हैं। अब प्रश्न करने वाले ये प्रश्न उठा सकते हैं कि दीदी अविवाहित थी, त्रिभुवन संभवतः तलाकशुदा था, तो उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? तो ये सवाल तो हमें उन पर छोड़ना है कि वो उसे रिश्ते के बंधन में बांधेंगे या नहीं बांधेंगे, या कि समाज के ठेकेदारों की राय के अनुसार हमें अपनी जिंदगी जीनी है। तो बहुत बोल्ड अंदाज न होते हुए भी, यानी तेज तर्रार ढंग इसमें नहीं है, हंगामा खड़ा करने की कोशिश नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बड़ी खूबसूरती के साथ आई हैं जो आपको सोचने पर विवश करती हैं कि हाँ, ये भी तो एक तरीका हो सकता है देखने का। दो मित्र बने और मित्रता के साथ हमने विवाह की अनिवार्यता को जोड़ दिया कि भाई शादी करो और सेटल हो जाओ। तो ये जो सेटल होना शब्द है, यानी जम जाओ, जमना ऐसा कि उसके बाद उखड़ने की गुंजाइश न रहे। हमारी पूरी जिंदगी जो है वो इस जमावट की प्रक्रिया में गुजर जाती है। व्यक्ति को सेटल करना है, उसे जमा देना है, लेकिन जब हम दही जमाते हैं कई बार वो नहीं जमता है, मौसम के कारण भी नहीं जमता है, और कई बार वैसे भी नहीं जमता है, और कई बार दूध गर्म हो तो भी दही जो है वो बिंस जाता है, खराब हो जाता है। तो हर बार जो जमाने की कोशिश है वो सफल नहीं होती है, और इस जमाने की प्रक्रिया में पूरा समाज लगा हुआ है। वो पुरानी कहानी याद आती है ना कि किसी जानवर की पूंछ कट गई और वो अपनी कटी हुई पूंछ का गुमान करते हुए सबको प्रेरित करने लगा कि अपनी पूंछ कटा लो। तो इसी तरह से समाज के जो नियम है वो अपने तरीके से चलते हैं और नियमों में सबको बांध देने की कोशिश होती है। लेकिन आनंद जैसे जो लोग हैं, निरुपमा जैसे जो लोग हैं, वो उन नियमों से में छटपटाते हैं। फिर से वही घूम फिर कर उसी क्लोस्ट्रोफोबिया की ओर हम लौटते हैं कि उस मानसिक बीमारी को कह लें या फिर मानसिक स्वतंत्रता का, हम इसे सकारात्मक रूप से देखें तो हम इसे मानसिक स्वातंत्र के रूप में व्याख्यायित करेंगे, जहां व्यक्ति अपने अस्मिता के साथ होता है और उसी के साथ मित्रता को अपने ऊपर थोपा हुआ नहीं जान पाना चाहता है, मित्रता को सहज रूप से चाहता है। स्त्री पुरुष के बीच में जो मित्रता का संबंध है उसे गरिमापूर्ण ढंग से यहाँ शुक्ल जी ने प्रस्तुत किया। मुक्तिबोध की कहानियों पर मैंने कुछ लिखा था, और मुक्तिबोध की एक बड़ी खूबसूरत कहानी है। मुक्तिबोध की कहानियों की चर्चा प्राय नहीं होती, उनकी कविताओं के आलोक में कहानियां दब जाती हैं। उसमें एक कहानी है मैत्री की मांग। कौशल्या नामक पात्र है जो चाहती है कि उसके मित्रता हो पड़ोस में रहने वाले एक पुरुष को, लेकिन सामाजिक दबाव इतने अधिक हैं कि वह पुरुष वहां से पलायन कर जाता है। उस छोटी सी कहानी के अंत में माधवराव, नाम मुझे याद आ गया, का तांगा जा रहा है और कौशल्या अपनी खिड़की पर बड़ी बड़ी आंखें गड़ाए हुए खड़ी है, और उन आंखों में मुक्तिबोध लिखते हैं कि मित्रता की गहन आकांक्षा, महज मित्रता। तो मुक्तिबोध के बहुत बाद में ये उपन्यास लिखा जाता है, चूंकि 1998 में परिस्थितियां बदल गई हैं, हम बहुत सारी नई परिकल्पनाओं के साथ जी रहे हैं, समाज में रिश्तों के स्वरूप बदल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पारंपरिक तरीके से सोचने वाले, रूढ़िवादी तरीके से सोचने वाले, या सबको एक साथ बांध कर रखने की बात सोचने वाले, ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं। लेकिन एक राहत की बात है कि इस तरह की चीजें भी लिखी जा रही हैं, और मुझे अफसोस है कि मैंने उपन्यास पहले क्यों नहीं पढ़ा, जहां रिश्तों को इतनी गरिमापूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की कला है। ये मतलब एक कलाकृति में जिस तरह आप चित्र को बड़े सादा ढंग से ही और बड़े बोल्ड रंगों का प्रयोग न करते हुए ही उभार देते हैं, आपको आपकी आंखों में वो चित्र बस जाता है। वही इस उपन्यास के भी पात्र भी उसी तरह से आपके हृदय में, आपकी आंखों में बसते चले जाते हैं। अगर आप पुराने ढंग से सोचते हैं तो आपको लगता है कि सोचने का ये तरीका भी तो हो सकता है। हम तो चलते आए, इसी रास्ते से चलते आए हैं, ये रास्ता हमें बना बनाया मिला है और इस पे चलना बड़ा आसान है।
चल लिए, हमारे माता पिता चले थे, हम भी चलेंगे, हमारे बच्चे भी चलेंगे, दुनिया चलती रहेगी। लेकिन क्या एक और रास्ता हो सकता है, चलने का एक और तरीका हो सकता है, पथ को थोड़ा बदल लिया जाए। तो इस बदलाव की एक सुरसुराहट, बदलाव की बयार, मांग, सोचने को परिवर्तित करने की इच्छा भी इस उपन्यास में है। एक कवि, कथाकार, कलाकार जिस तरह से समाज को गढ़ना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है, कहीं भी वह स्त्री के सम्मान की बात नहीं करता, लेकिन इतने सम्मान के साथ उसे वर्णित करता है। इस उपन्यास में एक और प्रसंग है, उसमें विनीता नाम की स्त्री जुड़ती है। भाई साहब की कथा तो है ही, लेकिन भाई साहब की कथा के साथ साथ ये कथाएं, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि छोटे छोटे दृश्य हैं और वो दृश्य मिलकर एक मुकम्मल चित्र बनाते हैं। तो उन भाई साहब को याद करते हुए, उनके प्रसंग में रिश्तों की पड़ताल करते हुए लेखक पहुंच जाता है। चूंकि वह साहित्यकार है, वह संगोष्ठ में भाग लेता है, तो एक बार लेखक देहरादून गया भाग लेने के लिए और वहां से मसूरी गया। मसूरी में उसे मिलती है विनीता अपने पति के साथ। उनके सौंदर्य से वो प्रभावित होता है, लेकिन प्रभावित होते हुए उसके मन में किसी तरह की कोई कुत्सा की भावना नहीं है। एक सहज आकर्षण, किसी अजनबी को जान लेने का, देख लेने का जो आकर्षण होता है, वह उसके मन में है और वह उसे जान लेना चाहता है। और वहीं पर उसे मिलते हैं शिवेंद्र, जो विनीता के पुराने प्रेमी होने का दावा करते हैं, लेखक को आमंत्रित करते हैं अपने साथ शराबनोशी के लिए। और शराबनोशी के उस दौर में अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ अपने संबंधों का जिस तरह वह कुत्सापूर्ण वर्णन करते हैं, उसकी निंदा करता है अमलेंदु। उसे वो अच्छा नहीं समझता, क्योंकि वो सुनना नहीं, उसके पास विकल्प नहीं था, इसलिए वो बैठा रहता है। और अंत में इस कथा को जब वह मोड़ देता है, जब उसका औपचारिक परिचय विनीता के साथ और उसके पति के साथ होता है, तो कहता है, हाँ, आपके बारे में थोड़ा सा पता है, मुझे शिवेंद्र जी ने बताया। वो अनुमान लगाता है कि विनीता के चेहरे पर कई रेखाएं आई चली गई, यानी विनीता जानती है कि शिवेंद्र ने, उसके मन में अनुमान है कि क्या कुछ कहा होगा, लेकिन इसके बावजूद वो कुंठित नहीं होती। तो ये जो अकुंठ व्यवहार है स्त्री का, संभवतः शुक्ल जी स्त्री को इस रूप में अपने उपन्यासों में ही नहीं वर्णित करते हैं। आम जीवन में भी स्त्रियां जो कई तरह के दबाव लेकर के अपने साथ चलती हैं, लोग क्या कहेंगे, ऐसा बोला तो लोग क्या सोचेंगे, इस तरह के का पहनावा हो तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं किसी से बात कर ली रुक करके तो पता नहीं क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारतीय स्त्री न जाने कितने दबावों को लेकर के बड़ी होती है, कितने दबाव उसे घुट्टी में पिलाए जाते हैं, संस्कारों के नाम पर हंसना बोलना किस तरह का हो। लेकिन हम विनीता में एक ऐसी स्त्री को पाते हैं जो इन कुंठाओं से परे है। और स्त्रियों के ऐसे कई रूप हैं। मैंने लता का कहा, लता जब उनके कमरे में आती है तो उसके रूप, उसके बातचीत के ढंग को देख करके, जहां वो अमलेंदु को कहती है कि मैं तुम्हें अमलेंदु कहूंगी, अमलेंदु को आश्चर्य होता है कि कैसे स्त्री है जिसने आप नहीं कहा, जी नहीं कहा। प्राय जो पारंपरिक स्त्रियां होती हैं, मैं बार बार पारंपरिक शब्द का बंधे बधाए ढांचे और ढर्रे की बात कर रही हूं, क्योंकि इसमें किसी शोर शराबे की उपस्थिति के बावजूद परंपरा से विद्रोह की मृदु बयार, जोरदार नारा नहीं, मृदु बयार दिखाई देती है। लेकिन लता से अमलेंदु कहकर संबोधित करती है। और उसके बाद आनंद के बारे में बात करते हुए, आनंद ने चीनी लेनी छोड़ दी थी, आनंद ऐसे थे, हल्की हल्की बातों में ये जता देती है, मानो बता देना चाहती है कि आनंद मेरे जीवन में थे। और वहां अमलेंदु कहता है, स्त्री निश्चय ही ऐसे क्षणों में अधिक लावण्यमयी हो उठती है जब वो अपनी किसी भावना का आधा ही प्रदर्शन करती है और आधा अव्यक्त रहने देती है। वह अव्यक्त उसके कानों, गालों, आंखों, ओठों तक ही नहीं, मानो पूरी देह में व्याप जाता है। और इस तरह कई कथाएं इस कथा में गुथी हुई हमें दिखाई देती हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि वह पात्रों की कथा कहते कहते, यात्रा में मिले हुए लोगों की कथा कहते हुए, तमाम स्त्रियों की कथा कहते हुए, सूटकेस की भी कथा कहता है। एक जूट का सूटकेस जो होटल के कमरे में उनके पास है, जिसे लेकर के वो यात्रा पर निकले हैं। वो जूट का सूटकेस उन्होंने कहाँ खरीदा? अपनी
बंगाल की रहने वाली भाभी के कहने पर बंबई में खरीदा, क्यों खरीदा, उसकी कथा भी वह बड़ी सहजता से, अनायास ढंग से हमारे सामने रख देते हैं। तो ये जो छोटी-छोटी कथाएं हैं, ये तमाम कथाएं मिलकर के एक वृत्त बनाती हैं। वृत्त जो बहुत अधिक ढांचे या ढर्रे में, शिल्प में बधा हुआ नहीं है, लेकिन बिखराव का अपना एक सौंदर्य होता है। अनायास जो चीजें आती हैं उसका एक सौंदर्य होता है। हम रोज जिस रास्ते से जाते हैं कि हम इस नंबर की बस को पकड़ेंगे या यहाँ से मेट्रो लेंगे, उस स्टेशन पर उतरेंगे, फिर ऑटो लेंगे, फिर पैदल चलेंगे और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है, संभवतः प्रियदर्शन की एक कहानी है छुट्टी का दिन, कि जब हम अपने बधे बधाए ढर्रे से निकल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो इस बधी बधाई जिंदगी को, बधी बधाई लेख को छोड़ करके कल्पना के रंगों से रची गई, स्मृतियों से रंगी गई एक खूबसूरत कहानी हमारे सामने आती है। इसलिए कहानी की शुरुआत न तो पारंपरिक तरीके से होती है, न तो कथा ही स्टेप बाय स्टेप, अध्याय दर अध्याय आगे बढ़ती है, बल्कि कथा जो है वो छूटती हुई कड़ी में से एक और कड़ी जोड़ लेती है। जैसे जब वो लता को याद करते हैं, विनीता अनायास आती है, विनीता को याद करते हैं तो कलकत्ता की जो लाइब्रेरियन है वो आ जाती है, और उसके बाद कहीं निरुपमा आ जाती है, और कहीं ये सारी आपस में मिल जाती हैं, और मिलती हुई वो कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं किस तरह अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं, जो हाशिए के बाहर छूट जाती हैं वह भी, और उनकी जो भाभी है उनके साथ भी उनका जो मधुर संबंध है। भाभी का चित्रण करते हैं जब वो नई नई आई थी और वो किस तरह अपने कमरे में लेट करके किताब पढ़ रही थी। सभी लोग उनसे संकोच करते हैं और भाभी बुला के कहती है, तुम लोग सारे दिन इधर उधर घूमते रहते हो, मेरे कमरे में क्यों नहीं आते, और उन्हें एक चिट्ठी छोड़ देने के लिए देती हैं। उस चिट्ठी के माध्यम से, चिट्ठी छोड़ देने को लेकर के वो संयुक्त परिवार की सारी जो विशेषताएं होती हैं उसे एक एक करके गिना जाते हैं। किस तरह संयुक्त परिवार में पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह भी बड़ा गोपनीय होता है। पत्नी अगर पति को चिट्ठी लिखती है तो छिपा छिपा कर उसे पोस्ट करने के लिए भेजती है अपने देवर को या ननद को, नहीं तो लोग उसे बड़े कौतुक की दृष्टि से देखते हैं, मजाक करते हैं, व्यंग करते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि यह परिवेश की कथा है, कि ये घर की कथा है, ये बाहर की कथा है, ये प्रकृति की कथा है, और दूसरे शब्दों में कहें तो ये मानव मन की कथा है। स्मृतियां तो इसमें फिर आती हैं। प्रतिभा बसु की 2 खंडों में संस्मरणों की पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है श्रीति शौतुत सुखेर, यानी स्मृतियां जो होती हैं वो हमेशा सुखदायक होती हैं, सुख की होती हैं। यहाँ भी देखें तो एक तो जो वाक्य आपको, इसका मूल वाक्य नजर आता है, स्मृति ही वास्तव में जीवन है, और एक और मूल वाक्य है जिस मूल वाक्य को कथाकार किसी ट्रक के पीछे पढ़ता है, लिखा हुआ देखता है और उसे पढ़ता है। वो क्या है? जिसे याद रहा वो आबाद है, जो भूल गया वह बर्बाद है। यानी अगर हमने सब कुछ छोड़ दिया, जिसे मैंने शुरुआत की थी, विस्मृति की स्थिति बड़ी दुखद होती है। तो याद जिसे रहेगा वही अपने जीवन को सुख से भर पाएगा। ये छोटे छोटे बीते हुए सुख के कण जो हैं वो किसी मुक्तामणि रत्न से कम नहीं होते हैं। स्मृतियों की बात करते हुए मुझे गोदान उपन्यास का एक प्रसंग नजर आ गया। उसमें झुनिया एक किरदार है और उसका बेटा मुन्नू, उसकी मृत्यु हो जाती है, और वहां प्रेमचंद टिप्पणी करते हैं कि मुन्नू की सजीव उपस्थिति से मुन्नू की जो याद थी वह झुनिया को अधिक प्रिय थी। कई बार व्यक्ति की उपस्थिति हमारे लिए दुख का कारण भी होती है, लेकिन जब वो व्यक्ति नहीं रहता, आप देखिए जितनी स्मृति सभाएं होती हैं, शोक सभाएं होती हैं, अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं। हम कहते हैं भुला दो जो कुछ बीत गया, कटु था, उसे विस्मृति के गर्त में डालो। तो वहां प्रेमचंद की टिप्पणी है कि इसलिए सजीव ज्यादा सुख की है, क्योंकि जब वह जीवित था तो वो कई बार खाने के लिए, या फिर झुनिया जिसके स्तनों में दूध नहीं है उसे झंझोड़ता रहता था, दांत चुभते थे, छाती पे चढ़ बैठता था अपना प्राप्य लेने के लिए, लेकिन चला गया तो एक मधुर स्मृति में जीती हुई है वो अपना काम करती है। तो इसी तरह यहाँ पर स्मृतियों के छोटे छोटे जो कण हैं वो भी
चीनी के दानों की तरह पाठकों के मन में घुलते हैं और उसे उस लोक में ले जाते हैं जहां सवालों की चुभन, वास्तविकता की चुभन उसे व्यथित नहीं करती है। स्मृतियां सच में सुख की होती हैं, हमेशा सुख की होती हैं। प्रतिभा बसु की याद करूं तो सतत सुख की होती हैं और सुख की ओर ले जाते हैं। और अगर स्मृतियां या ये सुख नहीं बचेगा, नहीं, ये भी यहाँ पर कथाकार कहता है कि सुख क्या है, सुख को हम कैसे परिभाषित करते हैं। मैं आपको आध्यात्मिकता की ओर बिल्कुल नहीं ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सवाल तो रख रही हूँ कि सुख क्या है। क्या सुख गाड़ी घोड़े कपड़े मकान गहने में है, या सुख मन के अंदर बसी हुई कोई चीज है, कोई एक अवस्था है, कोई एक स्थिति है जिसकी खोज करने के लिए आनंद घर से निकल पड़ता है। न जाने कितने लोग सधुआ जाते हैं, घर से निकल पड़ते हैं पता नहीं क्या पाने के लिए। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो अपनी बड़ी बड़ी नौकरियों तक को छोड़ करके, यहाँ आनंद ने तो अपनी शिक्षा पूरी नहीं की, वह न तो वो अंग्रेजी दा बन पाया न हिंदी वाला बन पाया, और लेकिन फिर भी लेखक कहता है कि उन्हें अंग्रेजी में चिट्ठियां लिखने का बड़ा शौक था। लेकिन जीवन में तो ऐसे लोग हैं जो चले जाते हैं, उनके परिवार वालों को कष्ट होता है। आनंद चूंकि भरे पूरे परिवार का था, माता रो करके चुप हो लेती थी और माता के रुदन में कहीं ना कहीं अमलेंदु भी अपना दुख मिला दिया करता था। तो इन सवालों के साथ साथ स्मृतियों के कण और संबंधों के रेशों की तलाश इस उपन्यास में है। रेशा रेशा जब तक हम अपने संबंधों को नहीं जानते हैं, क्या कब रेशा रेशा वे हमारे सामने उधड़ करके आते हैं, उसे जब तक हम नहीं समझते। लेकिन कहीं ना कहीं उन संबंधों से ऊब और घबराहट भी होती है। आनंद को जब गिरिराज जी मिलते हैं और गिरिराज जी के माध्यम से कुछ और ऐसे व्यक्तियों के पत्र आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उनके भाई साहब यहाँ आते हैं, थे, उनका यहाँ से संबंध था, उन्होंने ये काम शुरू किया था, तो अमलेंदु को थोड़ी सी घबराहट भी होती है। क्या करूंगा जान के, कहीं मैं बहुत अधिक तो नहीं बंधता जा रहा हूँ, क्योंकि वो तो विगत है, बीती हुई घटना है, उसे बंद करके मैं क्या करूंगा। तो इस ऊब के कारण भी हमें ये बात पता चलती है कि कई बार जो चीजें दूर से होती हैं वही सुखद लगती हैं। और यही प्रयाग शुक्ल जी का जो कवि मन है वो स्थितियों को किस तरह से देखता है कि वह जब एक घटना में से दूसरी घटना निकालता है, उपन्यास के अंत की ओर जब हम बढ़ते हैं, एकदम अंतिम पृष्ठों की ओर जब मैं जाती हूँ, कि किस तरह वो अपने मित्र के घर चला जाता है अनायास उससे मिलने के लिए, और वहां जा करके उनके घर को नहीं देखता है, घर पर उनकी उपस्थिति को वो नहीं पाता है, तो वो उनकी अनुपस्थिति की भी कथा कहने लगता है और बताता है कि घर जो हैं वो किससे बनते हैं। मनुष्यों की ऊष्मापूर्ण उपस्थिति से घर घर बनता है। घर सिर्फ ईंट का दीवारों का नहीं होता है, घर मनुष्य से बनता है। वह जो बंद है उसने मुझे बड़ा प्रभावित किया और मैंने उसे लिखा है। जैसे लेखक खुद या फिर अमलेंदु खुद जो है वह संयुक्त परिवार के हैं और वह लिखते हैं, सहसा बचपन के उस घर की याद आई जहां हम सब भाई बहन मानो एक मेले के बीच में रहते थे। तो एक मेले के बीच में रहना, संयुक्त परिवार कैसा होता है, एक मेले के बीच में रहना, और उस मेले में से अगर कोई उठ करके चला जाए, कोई बिछड़ जाए, तो थोड़ी देर के लिए उसकी कसक तो होती है, लेकिन धीरे धीरे मेले के खेल तमाशे में आदमी उसको भूल जाता है। इसी कारण आनंद को तमाम लोगों ने ये समझ लिया था, जब वो आपस में मिलते थे तो कहते थे, अरे आनंद की कोई खबर है, आनंद भाई साहब की कोई खबर है। वो अचानक किसी भाई के घर पहुंच गए, वहां उन्होंने थोड़ा सा समय बिताया, वो अचानक एक दिन अमलेंदु के घर चले गए, उसके बेटे को पहचान करके उन्होंने उसके साथ बातचीत की और फिर वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अगर छोटा परिवार हो और वहां से न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम कहते हैं, एकल परिवार, वहां से कोई उठ के चला जाए, तब तो उसकी जो अनुपस्थिति है वो उम्र भर के लिए रह जाती है। और उसी समय वो घर की बात करते हुए, घर के सदस्यों की बात करते हुए अमलेंदु कहता है, घर के सदस्यों के मौजूद होने पर कोई घर कितना उत्फुल्ल या धड़कता हुआ लगता है, पर वही घर उनकी अनुपस्थिति में हो उठता है चुप सा। यानी घर किससे बनता है, मनुष्यों से बनता है। हम ये बात कितनी बार कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसे अपने अंतर मन में उतनी गहराई से कितना महसूस करते हैं।
इन पंक्तियों को पढ़ते हुए लगा कि हाँ बिल्कुल ये सोची हुई सी जानी हुई सी बात है, लेकिन उस बात को और अधिक गहरे से कथाकार ने रेखांकित किया। अब फिर वो अपने मित्र उमेश की कथा कहने लगते हैं, और उपन्यास जब समाप्त होता है तब वो उमेश के घर से बाहर निकल पड़ते हैं अपने घर जाने के लिए। यानी उपन्यास आपको एक के बाद एक दूसरी, तीसरी, चौथी छोटी छोटी लघु कथाएं सुनाने के बाद जब विराम पर आता है तो वहां आपको लगता है कि बस आज का दिन खत्म हुआ, कल से नई शुरुआत होगी। थोड़ा ही समय जो है वो बीता है, इस थोड़े समय में बहुत कुछ जाना। कई बार एक दिन होता है वो बहुत अधिक घटना बहुल दिन होता है, ढेरों ढेर घटनाएं घटती हैं, और रात्रि विश्राम की छाया लेकर आती है, उस दिन पर पर्दा डालती है। तो यहाँ अंत में लेखक के साथ क्या रह जाता है, और यह मैं जानता हूं कि अविराम के साथ रहते हुए मैं उसका आदि अंत मानो बार बार नए सिरे से गढ़ता रहूंगा। उसके साथ छूटता है विराम, विराम नहीं है, अविराम है। भाई साहब के प्रसंग की बात करते हुए कहता है, भाई साहब के प्रसंग से मेरे भीतर यह जो अविराम सा कुछ चलना शुरू हुआ। उपन्यास की शुरुआत में ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद, गिरिराज जी से मुलाकात होने के बाद भाई साहब का प्रसंग चलता है, भाई साहब के जीवन की घटनाएं चलती हैं, उन घटनाओं में कई कई पात्र घुलते हैं, मिलते हैं, कई स्त्रियां आती हैं, कई पुरुष आते हैं, उनके जीवन की घटनाओं को हौले से रेखांकित करते हुए, मानो स्मृतियां जिस तरह से हौले से आपको सहला देती हैं, उसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं, और जब वो कथा को विराम देते हैं तो उस विराम के साथ अविराम है, विराम नहीं हुआ। वो याद, क्योंकि यादें तो चलती रहती हैं, यादें तो खत्म नहीं होती, वो हमेशा आपके साथ रहती हैं, और वो कहते हैं कि ये जो है हमेशा साथ ही उनके रहेगा। भाई साहब के जीवन के कितने ही प्रसंग मेरे लिए ओझल जो हैं, अंधेरे में जो हैं, अब उन पर भला विराम लग भी कैसे सकता है, न जाने कब कौन सी चीज कहाँ से उभर आए। जब एक धागा हम खींचते हैं, जो स्वेटर, आप देखिए स्वेटर में एक फंदा गिर जाता है, और कई बार उसे दुरुस्त न किया जाए, समय पे ठीक नहीं किया जाए, और कोई उसका एक धागा खींचे तो सारे के सारे धागे उधड़ते हुए चले जाते हैं। उसी तरह गिरिराज जी के माध्यम से भाई साहब के जीवन का एक सिरा, एक छोर जो अमलेंदु को मिलता है, उसमें न जाने कितने दबे ढके, कुछ अंधेरे में, कुछ हल्के से उजाले में प्रसंग उद्घाटित होते हैं, और उन्हीं प्रसंगों को, उन्हीं यादों को मानो वो अपनी धरोहर मानते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब के जीवन को लेकर के, या प्राय हम परिवारों में देखते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन का एक उधड़ा हुआ पन्ना, एक पुराना पन्ना अचानक जब हमारे सामने आकर के गिरता है, जिस पन्ने पर प्रेम की, रोमानियत की छाप है, तो लोगों के होठों पर एक मुस्कान, एक कौतूहल, एक व्यंग्य इत्यादि इत्यादि, न जाने क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ ये नहीं है। अमलेंदु की पत्नी भी उसको, उसके मन में स्वीकार्य का भाव है। भाभी जी जो है वो थोड़ा सा चौंकती तो है, कह रही ये मुझे पता कैसे नहीं चला, लेकिन वहां सहज स्वीकार्य का भाव है। बच्चों के साथ जब वो बात करते हैं तो उन्हें भी अपनी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के न जाने कितने पक्ष अभी उद्घाटित होने बाकी हैं। और अचानक ये उपन्यास हमारे सामने उसी स्मृतियों की को के मोड़ पर आकर खत्म हो जाता है, और लेखक लिखता है, अचानक हवा चली है और देख रहा हूं खड़-खड़ करते हुए कुछ पत्ते उड़कर जहां-तहां जा पड़े हैं। दूर पास की रोशनियों से कितनी रोशनी हो सकती है, उतनी ही फिलवक्त सड़क किनारे के पेड़ों पर पड़ रही है। ये रोशनी का जो ये पड़ना है, ये कलाकार की कलम है। तो कलाकार जिस तरह से एक दृश्य की कल्पना करता है, कहाँ कितनी रोशनी पड़े, तो अंत में भी है कि रोशनी जितनी डालनी थी पड़ गई। रोशनी जहां नहीं डाली जा सकी, वो अध्याय अनढके ही रह गए। उसकी ओर एक निगाह इस तरह डालता हूं मानो वहां कुछ खोज रहा हूं। वही पुनर्खोज, तलाश खत्म नहीं होती है। कुछ जान लेने की, कुछ समझ लेने की, अपने आप को दोबारा पा लेने की इच्छा जो है, वो हमेशा जारी रहती है। अपने ही अंदर एक व्यक्ति से हम 20 साल पहले मिले, और उस व्यक्ति से हम 20 साल, 10 साल के बाद मिले, तो क्या वो व्यक्ति उसी रूप में हमें मिलता है? नहीं। हम कहते हैं आदमी बदल जाते हैं। वो बदलना किसी भी कारण से होता है।
बदलने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि हम खुद भी तो बदलते हैं। और इस बदलाव के साथ खोज की प्रक्रिया, अन्वेषण की प्रक्रिया जारी रहती है। जहां पर फुल स्टॉप लग जाता है, फुल स्टॉप यानी मृत्यु के बाद का पूर्ण विराम नहीं, मृत्यु के पहले का पूर्ण विराम लग गया। हमने अपनी जिंदगी जी ली, हमने सब कुछ तय कर लिया, सब कुछ हमने पा लिया। अब क्या पाना है? एक घर बनाया, एक और घर बनाना है, एक रिश्ता जोड़ा, चलो निभा ले उसे। लेकिन कितना, उसमें हम कितना अपने आप को बांध कर रखने के बावजूद कई बार मन जो है वो बावरा होकर के निकल भागता है। तो यहाँ ये जो खोज शब्द है ना, उसकी ओर एक निगाह इस तरह डालता हूं मानो वहां कुछ खोज रहा हूं। हम कुछ जान लेना चाहते हैं, कुछ पा लेना चाहते हैं। हम अपने ही बच्चों को, अपने ही माता पिता को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम नहीं जान पाते। और अचानक एक दिन उद्घाटित होता है और लगता है, और वहीं से हमारी खोज शुरू होती है उस व्यक्ति के बारे में। लेकिन अपने बारे में तलाश, अपने परिवेश के बारे में तलाश जारी रहती है। और ये जो तलाश है वही हमें जीवंत बनाती है। अगर पन्ने बंद कर मोड़ के रख दिए या किताब बंद कर दी, तो फिर तो जिंदगी जिंदगी नहीं रही, फिर तो जिंदगी एक बंद किताब होकर के रह गई, जिसके बारे में न तो पढ़ने की किसी की इच्छा है, न जानने की किसी की इच्छा है। तो ये जो अंत है उपन्यास का अंत, ये उपन्यास का अंत भी पारंपरिक अंत नहीं है, जहां कथा न तो शुरू हुई थी, कथा न तो खत्म हुई है, कथा तो बस शुरू हुई है। और उस कथा में न जाने कितने अध्याय जुड़ते हैं, उस कथा में न जाने कितनी बातें अभी जुड़नी बाकी हैं। संभवतः और भी कुछ लिखा जा सकता है, जैसे हमारे एपिसोड्स में, सीरीज में लिखा रहता है ना, टू बी कंटिन्यूड। यहाँ पर ये शब्द नहीं है, ये वाक्य नहीं है टू बी कंटिन्यूड, लेकिन ये जो कंटिन्यूटी है, जो जीवन की निरंतरता है, स्मृतियों की निरंतरता है, खोज की जो यात्रा है, आप उसे महसूस कर सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं। और लेखक जब वहां उस पेड़ के नीचे खड़ा रहता है, तभी देखता है, थोड़ी देर वहीं खड़ा रहता हूं, तभी पास से एक जोड़ा बतियाता गुजर जाता है। और उस जोड़े को देख करके उसके अपने जो अनुमान है, अनुमानों की जो कथा वो लिखना चाहता है, कि अनुमानों की भी एक कथा होती है। समझ गया हूं कि ये उन दंपतियों में से हैं जो रात के भोजन के बाद टहलने के लिए निकलते हैं। कथाकार के मन में कथा के सूत्र बुलबुलाते रहते हैं, और कथा में कुछ यथार्थ होता है, कुछ अनुमान होते हैं, कुछ कल्पना होती है। और इन तीनों का संयोग जब बेहतरीन ढंग से होता है, तो कथा अच्छी बनती है, सफल होती है, स्वीकार्य होती है। पाठक को पढ़ के लगता है कि मैंने कुछ पाया, कुछ सीखा, मेरा जो जीवनानुभव था उसमें कुछ नया जुड़ा। कई बार हमारे विद्यार्थी, चूंकि मैं अध्यापन से जुड़ी हूँ, विद्यार्थी प्रश्न करते हैं। अभी पिछले दिनों ही प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन पर मैं बोल रही थी कि क्या उसके बाद कुछ बदला? तो वो जो बदलाव होता है, वो जो परिवर्तन होता है, वो ऐसा नहीं होता कि वो नजर आ जाए कि बदल गया। जैसे मनुष्य का विकास होता है कि आज इसने जन्म लिया और कल ही वो 20 साल का जवान युवक का युवती में बदल गया, वैसा नहीं होता है। वो बदलाव बड़ा सूक्ष्म सा होता है। हमारे अंतर मन का कोई तार अगर स्पंदित हो जाए और इस सितार की धुन में बज उठे, निराला जब तोड़ती पत्थर में सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह जो थी नहीं सुनी झंकार। तो वो जो सितार जब हमारी मन में भी बजने लगता है, हम जब लेखक के विचारों के प्रवाह में उसकी उंगली पकड़ करके बहने लगते हैं, कथा में आनंद लेने लगते हैं, कथा के उठाए गए सवालों में लेखक के हमराह होकर के सोचने लगते हैं, शायद वह निश्चित तौर पर किसी कृति की बड़ी सफलता होती है। आजकल एक फंडा चला है बेस्ट सेलर बुक्स। पता नहीं बेस्ट सेलर कैसे बनते हैं। बहुत सारी किताबें जिन्हें बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होता है, वो कहीं किसी फेस्टिवल में, कहीं किसी मेले में, कहीं किसी आयोजन में पता नहीं कैसे बेस्ट सेलर घोषित कर दी जाती हैं। ये भी बाजार का अपना एक हथकंडा है, जैसे 100 करोड़ी फिल्में होती हैं। लेकिन साहित्य या पुस्तक, उपन्यास, कविता, जो भी साहित्य के जितने भी रूप हैं, अगर वो आपको अंतर से
समृद्ध करे। साहित्य को लेकर के मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से कहती हूँ कि अगर वो आपको बेचैन नहीं करता तो उसकी सफलता नहीं है। आपके अंदर सवाल नहीं उठाता, आपको सोचने के लिए व्याकुल नहीं करता, आपको कुछ देता नहीं, बस आप उसे टाइम पास के लिए पढ़ते हैं और रख देते हैं, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो जैसे हम फिल्में देखते हैं भूल जाते हैं, उसी तरह हम साहित्य को पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो मैं इस कृति के बारे में इतना जरूर कहूंगी कि मेरे अनुभवों में, मेरे विचारों में इसने नया कुछ जोड़ा। इसे पढ़ करके जिसे हम समृद्ध होना कहते हैं, वो समृद्धि जुड़ी। जिस शुक्ल जी को हम कवि के रूप में जानते हैं, मैंने उन्हें कवि रूप में जाना, मैंने उन्हें स्तंभ लेखक के रूप में जाना, मैंने उन्हें अनुवादक के रूप में जाना। बांग्ला कविताओं के बड़े सुंदर अनुवाद उनके उपलब्ध है, मैंने पढ़ा है। उनके व्यक्तित्व का, उनके रचनात्मक व्यक्तित्व का ये पक्ष मेरे लिए अनजाना था। इस पक्ष से मैं स्वयं परिचित ही नहीं हुई, समृद्ध भी हुई। और निश्चित तौर पर जब हमारे पाठक ये उपन्यास पढ़ेंगे, मैं नहीं जानती, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा मैंने नहीं सुनी इस उपन्यास की, लेकिन निश्चित तौर पर अर्पण कुमार जी बधाई के पात्र हैं, जो प्रयाग शुक्ल जी पर एकाग्र चर्चा करते हुए उनके उपन्यासों को उन्होंने शामिल किया। और इस माध्यम से न जाने कितने लोग, कितने विद्यार्थी जानेंगे और कितने पाठक इससे जुड़ेंगे। वो समझना चाहेंगे कि कवि जब लिखता है, एक कलाकार जब लिखता है, तो क्या किस तरह से वह समस्याओं को देखता है। जहां पर समस्याएं नहीं बंद करके आती, उनका विश्लेषण नहीं होता, उन पर प्रश्नोत्तर नहीं होते, वो आपके अनुभूतियों में शामिल हो जाती हैं। आप उनके समाधान स्वयं तलाशने की कोशिश करते हैं, समाधान की राहें दिख जाती हैं सहजता से, भले ही उससे बहुत अधिक रंग रोगन चढ़ा करके प्रस्तुत न किया गया हो। तो आपसे यह निवेदन है कि आप भी इस उपन्यास को पढ़ें और इसे जानने की कोशिश करें। और निश्चित तौर पर एक कवि का गद्य लिखना एक अद्भुत तरह से अलग ढंग का होता है। मैंने इस उपन्यास को पढ़ते हुए जाना, यानी जब वो प्रवाह में बहता है तो उस प्रवाह में बहते हुए बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हुए कभी कभी असावधान भी हो जाता है। मैं उस असावधानता का जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगी। इस उपन्यास में एक जगह है कि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय हैं। मानस जलधि रहे चिर चुंबित, मेरे हृदय उदार बनो। जिन प्रसाद पढ़ते पढ़ाते हम लोग हैं, और ये कहा जाता है वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर, अगर आप मानना चाहें इसे तो मान लें। तो वहां मैंने कहा अरे ये तो नहीं है, मेरे क्षितिज उदार बनो, मानस जलधि रहे चिर चुंबित, मेरे क्षितिज उदार बनो। तो यहाँ इस कविता में अब पता नहीं है शुक्ल जी ने अनायास ये हो गया है या उन्होंने सायास किया है या फिर ये चूक हो गई है। तो थोड़ा सा इस ओर जब ये बार बार ये रचनाएं पढ़ी जाती हैं तो ये लगता है कि अरे अब क्षितिज को अगर हम हृदय के रूप में व्याख्यात करना चाहें तो कर ही सकते हैं, लेकिन जब प्रसाद की कविता है तो प्रसाद की कविता का एक शब्द भी उसी तरह से सही तरीके से जाने की हम मांग करते हैं। और मैं अपनी चर्चा समाप्त करते हुए, चूंकि मैंने शुरुआत एक कविता से की थी, एक छोटी सी कविता है और स्मृति से जुड़ी हुई कविता है, मैं अपनी चर्चा उसी से समाप्त करूंगी। अब मैं नहीं याद करता तुम्हें, बरस बीते मिले थे हम दूर देश में, एक और देश में दूसरे, आज मैं नहीं याद करता तुम्हें। जाने कहाँ हो तुम, बरस बीते पीता हूँ सिगरेट, ढूंढता हड़बड़ा कर माचिस, जाकर खड़ा हो जाता खिड़की के पास सूर्यास्त, अब मैं नहीं याद करता तुम्हें। तो इस नहीं याद करने में भी जो याद है, जो स्मृतियां हैं, वही स्मृतियां इस उपन्यास के केंद्र में भी हैं, मानव जीवन के केंद्र में भी हैं, और हम सब उन्हीं के सहारे जीते हैं। क्योंकि वर्तमान में जीने की बात भले ही बार बार कही जाती है, मोटिवेशनल लेक्चर जो लोग देते हैं कहते हैं वर्तमान में जियो, लेकिन या तो हम अपने स्मृतियों के साथ होते हैं या हम भविष्य की कल्पनाओं के साथ होते हैं। यथार्थ जगत में होते हुए भी हमारे साथ यथार्थ घटनाओं के बावजूद कल्पना और स्मृतियां होती हैं। तो वही कल्पना
और स्मृतियां यहाँ भी हैं, और इसकी यात्रा करके मैं निश्चित तौर पे प्रसन्न हूँ, समृद्ध हूँ। आप भी यात्रा करिए। अंततः बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े धैर्य से आप लोगों ने मुझे सुना। बीच बीच में मैं कमेंट्स भी देख रही थी, लोग किस तरह से इससे रिलेट कर पा रहे थे, अपने आप को जोड़ पा रहे थे। अगर आपको मेरे इस वक्तव्य से कुछ मिला हो तो मैं और भी समृद्ध हूँ। और फिर से पुनः पुनः धन्यवाद अर्पण कुमार जी को। आप सभी श्रोताओं को नमस्कार, आभार हमसे जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद जी, शुक्रिया गीता जी। एक बेहद मेहनत से तैयार किया गया वक्तव्य और उतने ही शानदार, जानदार ढंग से प्रस्तुत किया गया वक्तव्य। बहुत बहुत बधाई आपको। और जिस तरह से प्रयाग जी के इस उपन्यास की ओर आप लौटती हैं, वह भी काफी महत्वपूर्ण है। और मित्रों, हमने देखा कि गीता जी इस उपन्यास के बहाने कितनी तरह की बातें करती हैं। कई सारी कृतियां आती हैं, आज की समस्याएं आती हैं, और उन सब के बीच इस उपन्यास को लेकर वे अपनी बात करती चलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और यह एक चर्चा संभव हो सकी। आदमी अर्पण जी। चला जाता है जी। अर्पण जी, शुक्ल जी अगर हमारे साथ, प्रयाग जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हो तो उन्हें सुनना चाहूंगी। नहीं, वो दर्शकों अच्छा और अच्छा श्रोताओं की मंडली में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, यहाँ हम मैं ही उनकी हैं, लेकिन प्रतिक्रिया थोड़ा जानना चाहती थी, उन्हें कैसा लगा। बिल्कुल वे चलिए कोई नहीं। निश्चय ही हाँ। निश्चय ही अपनी प्रतिक्रिया लिख कर देंगे यहाँ पर, और हम अच्छा। सभी उम्मीद करते हैं और हमें अच्छा भी लगेगा। और वह एकाग्र के अंत में आएंगे, अपनी बात रखेंगे। मित्रों, आदमी चला जाता है, मगर उससे जुड़ी हुई कथाएं लौट कर आती रहती हैं। सभ्यताएं जमींदोज हो जाती हैं, मगर किसी उत्खनन में उसके कई हिस्से, उसकी कई खूबियां बाहर आती हैं। यह उपन्यास एक ऐसा ही उपन्यास है, और कई पात्रों को लेकर, कथावस्तु को लेकर हमने गीता जी को सुना, और यह बात बार बार आई कि जिनको हम जानते हैं उनको हम कितना कम जानते हैं। यह कम जानने से अधिक जानने की कथा है। यह एक छोटे भाई द्वारा एक बड़े भाई को जानने का एक प्रयास है। वह बड़ा भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो मर चुका है, मगर कहीं कोई उसकी प्रेमिका, कहीं उससे जुड़े प्रेम के सूत्र हैं जो उसे जिंदा रखे हुए हैं, जो उस आनंद को मरने नहीं दे रहे हैं। लता की प्रेम की लौ कभी आनंद को ओझल नहीं होने देती है। तो बड़ा ही एक रसपूर्ण, और जिस जैसी चर्चा गीता जी ने की संबंधों को लेकर, बड़े अ, बड़े संतुलित ढंग से प्रयाग शुक्ल अपनी पूरी बात रखते हैं। आनंद के घर त्यागने और वर्षों बाद अपने गांव में आकर अपना प्राण त्याग देने की जो अधजानी कथा है, वह कैसे कैसे आगे बढ़ती है, और उसके भाई अमलेंदु की ओर से वह पूरी कथा खुलती है। तब इस कथा के खुलने में देहातीत आनंद, मैं गीता जी का ही शब्द ले रहा हूं, देहातीत आनंद सदेह हो उठता है। तो निश्चय ही एक महत्वपूर्ण उपन्यास, और जिस तरह से गीता जी ने पूरी मेहनत करके विभिन्न पात्रों पर अपनी बात रखी, जो केंद्रीय पात्र हैं वो तो हैं ही, जो दूसरे पात्र हैं
उसको भी लेकर जो उनके भीतर के स्त्री स्वर हैं या मैत्रीपूर्ण संबंध की जो उदारता है, जिसको लेकर हमारा समाज आज भी बहुत सहज नहीं है। काफी पहले प्रयाग जी इन मुद्दों की ओर इशारा करते हैं और ठीक ही कहा गीता जी ने कि यह अनुमानों की कथा है। कुछ सूत्र हैं, कुछ पात्र मिलते हैं जो उस आनंद को जानते हैं और बाकी काम अमलेंदु अनुमानों से कर लेता है, क्योंकि वह अपने बड़े भाई को कहीं न कहीं समझना चाहता है। उसकी कमी और उसके बारे में जो सच्चे झूठे किस्से हैं घर छोड़कर जाने के, उन सब के प्रभाव में वह कुछ ऐसे ठोस कारणों की ओर रुख करता है। तो आज की कड़ी हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बात और कहूं कि कैसे कोई अच्छी कृति पुनः जीवित हो उठती है। आज यह उपन्यास वापस हम तक लौट कर आता है गीता जी के वक्तव्य में। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, प्रयाग शुक्ल जी से भी मेरी बात हो रही थी, यह किताब उस तरह से सहज उपलब्ध नहीं है। संभव है आगे के दिनों में यह किताब उपलब्ध हो। आप माइक को ऑन कर लें, कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मतलब मैं यही कहती हूँ कि जब मेरी बात हुई शर्मिला से, तो मैं तो उनको कथाकार के रूप में जानती नहीं थी। हमने देखा नहीं, उपन्यास कहीं मिला नहीं। तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि चलो ठीक है भाई, एक देखिए, हम क्या जानते हैं वही जरूरी नहीं है, हम और क्या जान सकते हैं ये बहुत जरूरी होता है। जब जी, जिंदगी बंद नहीं होती, जैसे उपन्यास बंद नहीं होता, तो हमेशा हमारी दिशाएं खुली रहती हैं। तो मुझे लगा अच्छा, ऐसी बात है, कविताएं तो पढ़ी हैं, जानते हैं, एक नया कुछ जानने को मिलेगा। मुझे लगता है इस किताब के बारे में पता चलना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। और इसलिए निश्चित रूप से आपका जो ये प्रयास है ना उन पर एकाग्र करने का, उनके व्यक्तित्व को परत दर परत खोलता है। जिस तरह हम आनंद के चरित्र को यहाँ खुलते हुए देखते हैं, आनंद के बहाने कई प्रसंगों को खुलते हुए देखते हैं। एक और बात जो मैंने बोला नहीं, इस उपन्यास को पढ़ते हुए पता नहीं क्यों मुझे अशोक सेक्सेरिया जी का जो पूरा व्यक्तित्व है वो मेरी दृष्टि में कौंध गया। मेरी शर्मिला से बात हो रही थी दोपहर में, मैंने कहा कि, उसने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे मैंने कहा कि एक महिला पात्र के बारे में पढ़ते हुए एक अति परिचित महिला का चेहरा मेरे दिमाग में कौंधा। तो यहाँ आनंद के चरित्र को देखते हुए, उनकी फक्कड़ता, उनकी जीवन शैली, वो जिस तरह इधर उधर घूमते हैं, मुझे लगा अगर कहीं ना कहीं इसमें मुझे अशोक सेक्सेरिया की भी झलक दिखाई दे रही है। क्योंकि ये कथा अगर यथार्थ है और तू उस यथार्थ में कल्पना के जो रंग मिले हैं, तो कल्पना तो कहीं से भी आ सकती है। देखे हुए जाने हुए किसी और पात्र के चरित्र की रेखाएं भी अनायास उसमें घुल मिल जाती हैं। जी, बस। जी, शुक्रिया गीता जी। और मित्रगण जानते हैं कि प्रयाग जी ने कई सारी कहानियां लिखी, कई कहानी संग्रह हैं, अकेली आकृतियां, इसके बाद काई, एल्बम, कई संग्रह हैं और उपन्यास भी 3 हैं। गठरी, जिसकी चर्चा इस तरह से विस्तार पूर्वक तो बातचीत नहीं हो पाई, मगर संकेत आए, गठरी की भी आए। एक और उपन्यास उनका है आज और कल, और तीसरा यह है जिस पर आज आपने विस्तार से अपनी बात रखी। तो मैं यही कह रहा था कि कैसे कोई कृति कब वापस चर्चा में आए और कब उसको उपलब्ध कराने के उपक्रम प्रकाशकों की ओर से, लेखकों की ओर से शुरू हो, यह भी बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि आज के इस उपक्रम में ऐसी कोई कोशिश होगी। प्रवीण प्रकाशन की ओर से है यह उपन्यास, संभवतः वे लोग आगे आए और इसे लोगों तक सहज उपलब्ध कराएं। यद्यपि गठरी उपन्यास उनका उपलब्ध है और अभी भी लोग पढ़ सकते हैं। तो आज की कड़ी में इन्हीं बातों के साथ हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं और एक बार पुनः गीता जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतने मन से अपनी बात रखी। और माइक ऑन कर लीजिए। सीमित इंटरनेट के दबाव से
बगैर घबराए हुए, बगैर विचलित हुए, बहुत ही सहज, बहुत ही धारा प्रवाह, नहीं, जैसे मैंने पूरे अपनी बेटी को उपन्यास कह को रखा था, उतार लिया था। जी। हाँ मेरी बेटी को मैंने कह रखा था कि देखो तुम आज अपना नेट खर्च मत करना। उसको पता है कि मैं इस तरह के आयोजनों से जुड़ती रहती हूँ, तो मैंने कहा तुम अपना नेट आज बचा के रखना, मुझे जरूरत पड़ सकती है। उसने कहा हाँ, ठीक है। तो दबाव, इसीलिए मैंने देखा ना कि 50% खत्म हुआ है, चलो और अभी समय है, हम बोल सकते हैं। जी, जी। और ये तो नेट का प्रताप है ना कि हम इतने सारे लोगों से जुड़ पाए, नहीं तो फिर इस तरह के आयोजनों से कहाँ पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए, मैं ही नहीं जुड़ पाती। अगर जी, ये इस तरह से किसी मंच में कहीं और किसी शहर में होता, ये तो वर्चुअल माध्यम ने दुनिया को और अधिक छोटा कर दिया है हमारे लिए। बिल्कुल। और जब इस तरह से भेदभाव और हिंसा, प्रतिहिंसा के दौर में हाँ हम कई बार पहुंच बिल्कुल। जाते हैं, ऐसे में यह मैत्री भाव वर्चुअल ही सही, मगर है तो एकदम एकदम। वास्तविक ही। चाहे उसको लाने का यह प्लेटफॉर्म वर्चुअल हो, लेकिन जितनी हम्म, वास्तविक आप हैं, शायद उतना ही बिल्कुल। वास्तविक मैं भी हूँ। बिल्कुल, और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी हैं। सभी हैं। बिल्कुल सही, तो सभी हैं। चलिए, शुक्रिया। हाँ जी, और तमाम मित्रों का शुक्रिया। जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रयाग शुक्र जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में पुनः मिलते हैं। शुभ रात्रि। जी, धन्यवाद। शुभ रात्रि।